स्टार्ट करते हैं हम लोग विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर 1 है खगोल विज्ञान। इसको हम लोग देखेंगे। जियोग्राफी जो है यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। जियो का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी होता है, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। इससे मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। खगोल विज्ञान क्या है? एस्ट्रोनॉमी। तो ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी खगोल की कहलाता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है? दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड विस्तारित होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तारों की। तारा क्या होता है? वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। तारों का जो जीवन काल होता है अत्यधिक लंबा होता है और यह कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान ये छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहा जाता है, नेबुला कहा जाता है। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेती है। तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता रहता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारों का जो रंग है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। जैसे नीला व सफेद रंग जो होता है युवा अवस्था में होता है और इस समय उच्च तापमान होता है। नारंगी रंग जो होता है प्रौढ़ अवस्था का होता है और इस समय मध्य तापमान होता है। और जो लाल रंग है ये वृद्ध अवस्था का है और ये निम्न ताप उस समय होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तारों का जो भविष्य है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब रेड जेंट यानी कि लाल दानव किसे कहा जाता है? तो लाल दानव जो है जब सूर्य भी क्या है? तारा है। तो तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानों के रूप में ले लेता है और लाल दानों का आकार बड़ा होने लगता है। केस 1 यदि लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वे श्वेत वामन तारा बनेगा। श्वेत वामन क्या होता है? इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। काला वामन क्या होता है? श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है और उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। ये तारों का विकास क्रम है। पहले विरल गैस होता है, फिर निहारिका में बदल जाता है, फिर तारा हो जाता है, फिर उसके बाद लाल दानों के रूप में, फिर श्वेत वामन, काला वामन, ये सभी होता है। यदि लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वो अभिनव तारा का रूप ले लेता है। तो देखिए यहाँ पे जब छोटा इससे कम होगा तो श्वेत वामन और जब बड़ा होगा तो अभिनव तारा के रूप में हो जाता है। अब अभिनव तारा क्या होता है? तो इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं। अतः इसे क्या विस्फोटक तारा कहा जाता है। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? तो न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व जो होता है उच्च होता है और आकार क्या होता है? छोटा होता है। न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। पल्सर क्या होता है? तारा चमकता और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। क्वेसर क्या होता है? ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है और क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल कृष्ण व्यूअर क्या कहते हैं? क्या होता है? तो इसका घनत्व जो होता है उच्च होता है और यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। जो ब्लैक होल होता है इसमें प्रकाश भी नहीं गुजर सकती और इसकी खोज जो है चंद्रशेखर ने किया था। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है और वे श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का जो अंत होता है ब्लैक होल के रूप में होता है। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानों के बाद तारों का जो भविष्य होता है चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। नोट देख लीजिए, इस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आगे देखेंगे। लाल दानों का आकार जो होता है बहुत ही बड़ा हो जाता है। सूर्य जब लाल दानों का रूप ले लेगा तो वह अपने समीप के 4 ग्रहों को जला देगा। व्हाइट होल यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। आकाशगंगा ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा का जो आकार होता है सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। आकाशगंगा के मध्य को क्या कहा जाता है? बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। हर्सेल ने 1805 में बताया है कि पृथ्वी जो है सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। सुपर क्लस्टर 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है और हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उनमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं। कौन कौन है? मंदाकिनी, देवयानी और NGC M33 है। देवयानी देखेंगे तो यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है केवल। दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC M33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है। तो यूनिवर्स में सारे ही हैं, देवयानी यहाँ पे, मंदाकिनी, आकाश, ये सब देख रहे हैं आप। मंदाकिनी जो है हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं और इसे मिल्की वे भी कहा जाता है, दुग्ध मेघला भी कहा जाता है। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार होता है। ओरियन नेबुला जो है मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा सबसे चमकीला क्षेत्र है। अब आगे देखेंगे। इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। नए तारे जो है बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानों की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। तारे जब अंतिम अवस्था में आ जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं और ये ब्लैक होल होते हैं वामन तथा काला वामन को भी खींच लेते हैं। अतः तारों का जो अंत है ब्लैक होल में ही जाकर होता है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। सूर्य जो है 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है और उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं और इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा जो होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब देखेंगे तारामंडल। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाले विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 88 है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा जो तारामंडल होता है हाइड्रा है। ध्रुव तारा यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। अतः इसे दिशा सूर्य सूचक कहा जाता है। साइरस डे स्टार यह सबसे चमकीला तारा होता है और इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। हैटर तारामंडल क्या होता है? ओरियन यह शिकारी की तरह दिखता है और इसे मृग भी कहा जाता है। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। ये ओरियन है, देख लीजिए, और साइरस यहाँ पे है। अब बृहद सप्तर्षि क्या होता है? यह 7 तारों का एक समूह होता है। इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा की अवस्थिति होती है। सबने देखा होगा जरूर 7 स्टार। चलिए आगे देखते हैं। लघु सप्तर्षि यह भी 7 तारों का एक समूह होता है किंतु यह सप्तर्षि के उल्टे आकार का होता है और इसके भी सहयोग से ध्रुव तारा को ढूंढा जा सकता है। जैसे ये आपका सप्तर्षि है, यहाँ दिख रहा होगा बृहद
और ये यहाँ पे देखिए ध्रुव तारा होगा। उसी तरह ये लघु सप्तर्षि है, 7 तारे हैं और यहाँ पे ध्रुव तारा है। नक्षत्र क्या होता है? तो सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं और ये 27 होते हैं। इसकी संख्या जो है 27 है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी कल्पना की है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। अब आगे देखेंगे कुछ प्रमुख नक्षत्र कौन कौन है। तो चित्रा, हस्ता, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, माघा, अद्रा, अनुराधा, रोहिणी, ये सभी नक्षत्र हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? तो बेल्जियम के पादरी जो थे जॉर्ज लेमंतरे ने महाविस्फोट बिग बैंग की थ्योरी दी है। इनके अनुसार क्या है कि 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाला तारे था जिसमें महाविस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे न्यूट्रिनो इन सभी का निर्माण हुआ और इसी विस्फोट के बाद स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय की गणना प्रारंभ हुई। कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लेते हैं। कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लेता है। 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लेते हैं। कई सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। हबल नामक जो वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, अंतरिक्ष में छोड़े गए हबल नामक दूरदर्शी से इस विस्तार का पता चलता है। उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर यह सिद्ध किया है। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है। अतः जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ता चला जाएगा और सिकुड़कर अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा, तब इसे सुपर क्रेंच कहा जाता है। ठीक है, ये आकृति दी हुई है, फिगर देख लीजिए। ये आपका बिग बैंग थ्योरी है, ये आपका तारा है, ये आकाशगंगा है, क्लस्टर है, ब्रह्मांड है, कई क्लस्टर को मिलाकर सौर मंडल है, नक्षत्र, तारा, आकाशगंगा, क्लस्टर, ब्रह्मांड, ये आपका सब बढ़ते क्रम में है। सौर मंडल के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत क्या है? सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौर मंडल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, जैसे मोनोस्टार, एक तारा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़ों से हुआ है और इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया के द्वारा, गैसीय सिद्धांत और निहारिका के। इसे कांट महोदय ने दिया है। इनके अनुसार क्या है? सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गए तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया और इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। निहारिका सिद्धांत है, इसे लाप्लास ने दिया था। इसके अनुसार क्या है कि सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ है। इन दोनों सिद्धांत को जो है नकार दिया गया है क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई जाती है। ये इनका सिद्धांत है, कांट का और लाप्लास का। अब दूसरा है, 2 सिद्धांत पहला देख लिया। अब दूसरा है ड्यूल स्टार थ्योरी जो है, इसका जो इसके अनुसार क्या है कि सौर मंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है और इसको 2 विद्वानों ने दिया है, चेम्बरलिन और जीन्स ने। इनके अनुसार क्या है कि सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ है। जीन्स इसके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इन दोनों ही सिद्धांत को भी नकार ही दिया गया है क्योंकि ग्रहों की संरचना जो है सूर्य से बिल्कुल भिन्न है। ये इनके द्वारा दी गई सिद्धांत है। अब आगे देखते हैं, आगे डबल स्टार थ्योरी है। ये क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ है और इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया है। इसके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे जिसमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रह का स्वरूप उस विस्फोट तारा के समान है। लिलिटन के द्वारा जो ये दिया गया है, 2 तारा था। सौर मंडल देखेंगे, सोलर सिस्टम, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौर मंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य होता है। सौर मंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर परवलयाकार मार्ग से लगाते हैं। सूर्य के बारे में देखेंगे, यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौर मंडल के बीच में स्थित है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु जो है लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वो 5 अरब वर्ष जी चुका है। यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष। इसका व्यास जो है 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ईंधन जो है प्लाज्मा रूप में रहता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसकी घूर्णन अवधि जो है भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। आगे देखिए, आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य जो है 3 भाग में बढ़ता है। पहला इसमें कोर, दूसरा है रेडिएटिव जोन और तीसरा है कॉन्वेक्टिव जोन, ये संवहन मंडल। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। कोर जो है ये सूर्य के मध्य भाग है और इसका तापमान लगभग 15 मिलियन सी है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और यह प्लाज्मा अवस्था में, यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है जिससे अपार ऊर्जा निकलता है। इसमें क्या होता है? विकिरण मंडल भी इसको कहते हैं। कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती है जो रेडिएटिव जोन में दिखती है। इसमें एक्सरे, वाई, गामा रे और गामा किरण, ये सभी एक्सरे, वाई रे, गामा किरण, फोटॉन सभी पाए जाते हैं। कॉन्वेक्टिव जोन में क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। सौर ज्वाला क्या होता है? सोलर फ्लेम। जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार करके हाइड्रोजन को सेल चिरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौर मंडल में प्रवेश कर जाती है। उस ज्वाला के पास तापमान कम है, उसके पास ऊर्जा भी कम रहता है और उसे सूर्य वापस खींच लेता है। उस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है और वह सौर मंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाता है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इस कारण 3 घटनाएं होती है। पहला है पृथ्वी पर संचार में बाधा आती है और दूसरा एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वेलसोर कहते हैं। ठीक है, ये आपका सन है, इसको देख लीजिए, ये आपका सन है आगे। और तीसरा क्या है? एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश में अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रेलियास कहते हैं। सोलर स्पॉट या सन स्पॉट, सौर कलंक क्या है? तो वह ज्वाला जिसका तापमान कम था और उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है। तो यह 2 सेल के बीच के खाली के जगह
से अंदर प्रवेश करता है और इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है और अतः यह एक धब्बा के समान दिखता है, जिसे सौर कलंक कहा जाता है तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहते हैं। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है, जिसे पुनुब्रा कहते हैं। सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने किया था। सन स्पॉट साइकिल क्या है? सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश 2 दिशा तक जाता है और इसे जाने में 5.5 वर्ष लगता है तथा आने में भी 5.5 वर्ष लगता है। तो यह एक सन स्पॉट साइकिल होता है जो 11 वर्ष का होता है। 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ था, वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। वन साइकिल में 11 जो वन साइकिल में होता है उसमें 11 ईयर में, और वन साइकिल में 100 सोलर स्पॉट होते हैं। अब मैग्नेटिक आर्क चुंबकीय चाप क्या होता है? जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है और इन चुंबकीय किरणों का ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे अरोरा अर्थ है, ये आपका अरोरा बोरियालिस उत्तर में, दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलियास कहते हैं। ये आपका सौर ज्वाला है, सूर्य का आंतरिक भाग। अब देखेंगे सूर्य की बाहरी परत। सूर्य के बाहर उसकी 3 परतें हैं, प्रकाश मंडल, वरमंडल और तीसरा है किरीट या मुकुट। तो प्रकाश मंडल क्या होता है? तो यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ फोटोन की अधिकता होती है। वरमंडल या बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है, इसका तापमान 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्रोमोस्फीयर ने गैसों के उठते प्रवाह को स्पिक्यूल कहा जाता है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। तो क्रोमोस्फीयर से जो गैसें उठते हैं, गैस की जो प्रवाह उठती है, इसको कहते हैं स्पिक्यूल और इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। किरीट या मुकुट या कोरोना इसको कहते हैं। तो यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में 75% जो है हाइड्रोजन होता है और 24% हीलियम होता है। शेष तत्वों की जो मात्र 1% में ही निहित होता है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना है। सूर्य से प्रति सेकंड 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूरब घूमता है। सूर्य का जो विषुवतीय रेखीय भाग है ये 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी है जो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होता है। सूर्य है आपका ये कोर हो गया, रेडिएक्टिव हो गया, कंजक्टिव हो गया, ये आपका कोरोना हो गया, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर हो गया। अब आगे देखेंगे ग्रह। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना अपनी उष्मा हो और ना ही अपना प्रकाश हो, उष्मा एवं प्रकाश के लिए वो अपने निकटतम तारा पर आधारित होता है, ये ग्रह कहलाता है। यह तारे पर आश्रित होता है, उसी का चक्कर लगाता है। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अभी क्या है 8 है। ग्रहों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो पार्थिव है, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और ये पृथ्वी से समानता रखते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है तथा ये ठोस अवस्था में होते हैं। और आगे देखते हैं इसके जो उपग्रह हैं ये कम होते हैं या होते ही नहीं। इन ग्रहों की संख्या 4 है। इसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। दूसरे में आते हैं जोवियन ग्रह। एक पार्थिव है, एक जोवियन है। तो इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं और पृथ्वी से यह बृहस्पति से समानता रखते हैं। उनका आकार बड़ा होता है किंतु घनत्व कम होता है। ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और इनके ग्रहों की संख्या है अधिक होती है। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सभी आते हैं। अब प्लूटो यम के बारे में देखेंगे। 9वां ग्रह था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई थी, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह में डाल दिया गया है। अभी प्लूटो का क्या नाम है? 134340। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के 3 कारण है। इसका आकार अत्यधिक छोटा है, इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी और इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी। अब उपग्रह के बारे में देखेंगे। इनके पास भी उष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते हैं। ये अपने निकटतम तारा से उष्मा और प्रकाश लेते हैं, किंतु ये चक्कर अपने निकटतम ग्रह का लगाते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह में चंद्रमा है। कृत्रिम में कौन सा आ जाएगा? मानव द्वारा जो निर्मित है, जैसे संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी जिसे करता है। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति का है और बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब सूर्य से दूरी के अनुसार पे ग्रह में हम देख लेते हैं क्रम से। तो सबसे पहले बुध है सूर्य की दूरी के हिसाब से। तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह देखें तो पृथ्वी से शुक्र हो गया पहले, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण है। आकार के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी है 5वें नंबर पे, फिर शुक्र है, सबसे छोटा बुध है। नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं, बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को और शनि को। उल्टा घूमने वाले ग्रह जो है पूरब से पश्चिम जो घूमते हैं, तो ये शुक्र और अरुण है। सर्वाधिक घनत्व जो है पृथ्वी का तथा कम घनत्व सबसे कम घनत्व शनि का है। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड है और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का है। ठीक है। सबसे तेज घूर्णन दिन की अवधि ये बृहस्पति की होती है और सबसे धीमा घूर्णन शुक्र की होती है। ये 249 दिनों में चक्कर लगाती है। सबसे तेज परिक्रमण वर्ष की अवधि जो है बुध का 88 दिन होता है, सबसे धीमा शुक्र का होता है 249 दिन। सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह अरुण और वरुण है। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? गोल्डीलॉक जोन होता है जो अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावना पाई जाती है, उसे गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, मंगल पर इसकी संभावना है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष पर भेजा गया है। अब बुध ग्रह के बारे में देखें, अब एक करके सारे ग्रह के बारे में देखेंगे। इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर रखा गया है, मरकरी। जो इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाया जाता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य की सबसे निकट का ग्रह यही है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण ये उष्मा को रोक नहीं पाता है, जिस कारण दिन में इसका जो तापमान है 420 डिग्री सेल्सियस तथा रात में जो है 180 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस को देखा जाता है। अतः यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात हुआ है, जिस कारण यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे ग्रेटर बने हुए हैं। सबसे बड़ा जो ग्रेटर है कोरोलिस बेलिन है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा जो है 88 दिन में पूरा करता है। इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन में होता है। यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। अब शुक्र के बारे में देखेंगे। इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली सभी उष्मा को अवशोषित कर देता है, उसे जाने नहीं देता, जिस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह होता है। इसे सौर मंडल की परी भी कहते हैं। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे वेलिड प्लैनेट भी कहते हैं। वेल्ड दम घोटने वाला।
यह पृथ्वी के निकट तथा चमकीला ग्रह है। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान होता है। यह पृथ्वी से समानता रखता है, अतः इसे पृथ्वी का सहोदर, भगिनी, जुड़वा बहन कहते हैं। यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय जो है पश्चिम में होता है। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन करता है, जबकि सूर्य का परिक्रमण केवल 225 दिन में करता है। इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण समान है। इस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन रात होता है। बुध तथा शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, इसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे भोर तथा सांझ का तारा। तो भोर तथा सांझ के समय प्रकाश कम रहता है, इसी कारण सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बुध तथा शुक्र से प्रकाश टकराकर परिवर्तित हो जाता है, और इस परिवर्तित प्रकाश के कारण बुध तथा शुक्र जो है चमकीले दिखते हैं, जिससे सूर्य निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है। बुध एवं शुक्र दोनों को भोर तथा सांझ का तारा कहा जाता है। मंगल है, इस पर आयरन ऑक्साइड की दिखता है, जिस कारण यह लाल दिखता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, और इस ग्रह पर जीवन की संभावना अधिक है। इस ग्रह पर पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई है 30,000 किलोमीटर, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। यह ग्रह आकार में 7वां तथा सूर्य से दूरी के क्रम में यह चौथे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है, इसी ग्रह पे है। इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। तो डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति के बारे में देखेंगे, यह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, किंतु यह गैसीय अवस्था में है। इस पर SO2 की अधिकता है, इस कारण यह हल्का पीला दिखता है। यह एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा होता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के 79 उपग्रहों में से 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड, क्लिस्टो, लो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। बृहस्पति की अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा समान ग्रह भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति का पलायन वेग सौर मंडल का सर्वाधिक अर्थात 56.9 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसे मास्टर ऑफ गाइड्स की भी उपमा दी गई है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे, नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। शनि ग्रह यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व जो है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कम घनत्व के कारण यह पानी में नहीं डूबेगा। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले हैं, जिसे ABCDEFG कहते हैं, और यह वलय इसी ग्रह का टुकड़ा है, जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी के समीप रहते हैं। इन छल्लों के कारण ही शनि को आकाशगंगा के समान ग्रह कहा जाता है। देखिए, शनि के जो उपग्रह हैं वो 145 हैं, अभी अपडेटेड है 145 हैं, सबसे ज्यादा शनि के हैं, और बृहस्पति के 95 हैं। ठीक है, इसने अपडेट नहीं किया था, तो ये अपडेट कर लीजिएगा कि 145 उपग्रह किसके हैं, शनि के, और 95 जो है बृहस्पति के हैं। आगे अब देखेंगे, टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। आगे एसेलेट्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी है। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में भ्रमण करता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना जो है, घटना में शनि के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, इसी कारण इसे गैस का गोला भी कहा जाता है। अरुण इसे अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। द्वितीय लेटा हुआ जो ग्रह है शुक्र को कहते हैं। इसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। उस पर मीथेन की अधिकता होने के कारण इसे हरा दिखता है। मीथेन की अधिकता कारण यह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है, जिस कारण वहां सूर्योदय जो है पश्चिम में होता है। यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी में 7वां है। इस ग्रह के बाहर 5 वलय घूमते हैं। इसके 27 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटेनिया सबसे बड़ा है। अरुण ग्रह की खोज जो है सर विलियम हार्सेल ने किया था 13 मार्च 1781 में। ठीक है, 13 मार्च 1781 है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है। वरुण के बारे में देखते हैं, यह सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, और यह सूर्य का परिक्रमण लगभग 164 वर्ष में पूरा करता है। इस पर भी मीथेन की अधिकता है, जिसे ये नीला दिखता है, इसलिए इसे अरुण का भाग भी कहते हैं। इसके उपग्रहों में ट्राइटन जो है सबसे प्रमुख है। ट्राइटन पर गीजर के प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज 1846 में जॉन गार्ले ने किया था। यह सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज्यादा समय लगाता है, 165 वर्ष। ठीक है, परिक्रमण ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण के कारण ही वर्ष की घटना होती है। परिभ्रमण या घूर्णन अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। दिन और रात की घटनाएं घूर्णन के कारण होती है। अब ग्रहों के नाम परिक्रमण और परिभ्रमण जो है ये देख लीजिए। परिक्रमण और परिभ्रमण कितने दिन में करता है, तो बुध 88 दिन में और 59 दिन में परिभ्रमण करता है। शुक्र जो है 224 दिन में और परिभ्रमण करता है 243 दिन में। पृथ्वी है 365 दिन में और 24 घंटा में परिभ्रमण करता है। और देख लीजिए ग्रहों के रंग देखें तो बुध का ग्रे है, शुक्र येलो, पृथ्वी ब्लू, मंगल लाल प्लस भूरा रेडिश ब्राउन करके है, और बृहस्पति जो है ऑरेंज प्लस व्हाइट बैंड है इस पे। शनि जो है गोल्ड है, अरुण जो है ब्लू प्लस ग्रीन, और अरुण जो है ब्लू है। दूसरे ग्रहों पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह देखिए, सूर्य पे पार्कर, पायनीर, आदित्य भेजे गए हैं। बुध पे मेरिनर, टेन, मैसेंजर भेजे गए। शुक्र पे वेना, वेनेस, मैगलेन। पृथ्वी पर स्पुतनिक है, स्पुतनिक। मंगल फोबोस, क्यूरोसिटी, रोवर। बृहस्पति गैलीलियो। क्षुद्र ग्रह पे कैस्प्रा और इरोस। मानव द्वारा भेजा गया पहला जो उपग्रह है पृथ्वी की कक्षा में गया, जो स्पुतनिक था, जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह वेनिस था, जिसे शुक्र पर भेजा गया है। ये ठोस अवस्था में रहता है। अब क्षुद्र ग्रह देखेंगे स्ट्रैट, ये मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं, और ये ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं, किंतु मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह इन दोनों ग्रहों के बीच फंस जाते हैं। आगे देखेंगे क्षुद्र ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व कक्षा में परिक्रमा करते हैं। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है, एवं प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई, प्लूटाइड बनाई गई है। सेरे जो है सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जबकि फोरवेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा, ये सभी अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। उल्का क्षुद्र ग्रह को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है। यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, जिसे टूटता तारा कहा जाता है या तारे जमीन पर कहा जाता है। जब यह उल्का
पृथ्वी पर गिर जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड के कारण गड्ढे का निर्माण होता है जिसे क्रेटर कहते हैं, जैसे लोनार झील है दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, यूएसए का एरिजोना, सबसे बड़ा यही है यूएसए का एरिजोना। इजिप्टियन नामक उल्का पिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हुई थी और वहां प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था। उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरते हैं जिसके कारण इनकी गति जो है 72 किलोमीटर पर सेकंड होती है। कुछ उल्का पृथ्वी पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाती है, इसे अल्कासन कहते हैं। बोलाइट जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के विपरीत गिरता है तब उसे बोलाइट कहते हैं। यह अधिक चमकीला दिखता है, इसकी गति जो है 12 किलोमीटर पर सेकंड है। जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो उसे टेक्टाइट कहा जाता है। ये आपका देखिए इस वाले एरिया में क्षुद्र ग्रह है, ये उनका है। उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड गिरता है, इसके प्रभाव क्या है? तो जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है जिस कारण रेड रेन होती है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं जिस कारण तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। इनके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है जिस कारण गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। इनके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाती है। 900 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती थी, अब अर्थात दिन की अवधि 18 घंटे थी। 41,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 21 डिग्री झुकी हुई थी जो वर्तमान में 24 डिग्री झुकी हुई है, जिसे हम लोग 23.5 डिग्री पर गणना करते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है? कॉमेट। तो ये धूल कण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर पर परवलयाकार में पथ पर लगाते हैं। जब ये सूर्य के समीप होते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं। इनका पुच्छ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। पुच्छल तारा की खोज जो है टाइको ने किया था। टाइको ने पुच्छल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं किंतु यह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटते क्योंकि इनकी कक्षा और अन्य ग्रहों की कक्षा ऊपर नीचे होती है। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। एर्की नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है। काहुतेक नामक पुच्छल तारा 7600 वर्ष में दिखता है और हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है और यह 3 फरवरी 2062 में दिखेगा। इससे पहले 9 फरवरी 1986 में दिखा था। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। धूमकेतु के पहला नाभि या धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। कोमा या धूमकेतु का शीर्ष भाग होता है जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। अब आगे पूछ होता है, तीसरा क्या है? पूछ। तो ये क्या होता है? यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा होता है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। ये धूमकेतु है, ये धूमकेतु, ये सब धूमकेतु। टॉल्मी ने बताया कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज करी थी तथा बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और कहा कि ग्रह जो है दीर्घवृत्त पर घूमते हैं और जब सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी चाल बढ़ जाती है। गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इन सिद्धांतों को सिद्ध करा। हबल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड के विस्तारित होने का पता चलता है। अब पृथ्वी के बारे में देखेंगे। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है संभव। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पे 71% जल है और 19% स्थल है। पृथ्वी का जो घनत्व है सर्वाधिक 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाने वाले 5 ग्रहों में पृथ्वी भी है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण जो है ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी की आकृति को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी का विषुवत रेखीय जो व्यास है 12,756 किलोमीटर है जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इसके ध्रुवीय तथा विषुवत रेखीय व्यास में 49 किलोमीटर का अंतर है। ये विषुवत व्यास है, ये आपको व्यास जो है 12,756 और ये आपका ध्रुव हो गया, ध्रुव व्यास है। आगे देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। घूर्णन देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है और एक घूर्णन जो है 24 घंटे का 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड का होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या क्या होता है? तो दिन और रात का होना, समीर का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, कोरियालिस बल का उत्पन्न होना, ये सभी होता है। परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो लगाती है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। 365 दिन 6 घंटा में मतलब पूरा करती है। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो लगा समय होता है ये 100 वर्ष होता है। परिक्रमण के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है। ऋतु परिवर्तन होता है, दिन की अवधि का बड़ा छोटा होना, ध्रुवों पर 6 महीना दिन तथा 6 महीना का होना। नोट 6 महीना दिन और 6 महीना रात होने में 2 घटनाएं भाग लेती है। पृथ्वी का परिक्रमण और अक्ष पर झुकाव। अब अवसौर क्या होता है? अवसौर जो होता है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है तो उसे अवसौर कहते हैं और यह घटना जो होता है प्रत्येक 4 जुलाई को होता है। उपसौर जो होता है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है इसे उपसौर कहते हैं और यह घटना जो है प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है और ये दूरी जो है 14.70 होता है। एपिसाइड लाइन, तो ये अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है ये एपिसाइड लाइन होता है। खगोलीय इकाई सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और इस दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। इतनी दूरी से सूर्य के प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड का वक्त लगता है जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में 1.8 सेकंड यानी कि सवा 1 सेकंड लगता है। ठीक है, ये आपका सन है, ये एपिसाइड लाइन है, ये उपसौर है, ये अपसौर है। अब पृथ्वी संबंधित विशिष्ट तथ्य देख लीजिए। तो आकृति पृथ्वी की आकृति जो है ये आपका भूभाग जियोड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास है 12,714, भूमध्य सागरीय व्यास है 12,756, ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर, विषुवत रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर, द्रव्यमान जो है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है, जलीय भाग 21%, स्थलीय भाग 29% और आयतन जो है 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर है। औसत घनत्व 5.52। पृथ्वी की अनुमानित जो आयु है ये 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल के क्षेत्रफल है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। परिक्रमण वेग जो है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है। परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 17.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी ये आपका हो जाएगा 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से माध्य दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकंड। चंद्रमा से दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। अब चंद्रमा के बारे में देखेंगे। इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण वहां का जो तापांतर है अधिक होता है और दिन का तापमान यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान जो होता है 180 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरे हैं जिससे चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है जिस कारण वह भाग पृथ्वी से देखने पर धब्बा के समान दिखता है। वायुमंडल के अभाव में ही चंद्रमा पर
ध्वनि तो उत्पन्न होगी किंतु सुनाई नहीं देता, साथ ही आकाश काला दिखेगा। चंद्रमा पर पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यहाँ से प्रकाश को आने में 1.3 सेकंड लगता है। अपभू क्या होता है? तो जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है इसे अपभू कहा जाता है। और उपभू क्या होता है? तो जब चंद्रमा तथा पृथ्वी की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो इसे उपभू कहते हैं। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है, जिसे सुपरमून कहते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग दिखता है। तो ये आपका अर्थ है, ये उपभू की स्थिति है और ये अपभू की स्थिति है। चंद्रमा की कला, तो चंद्रमा का जो 59% भाग पृथ्वी से दिखता है वह कटा हुआ प्रतीत होता है, जिससे इसके आकार में परिवर्तन दिखने लगता है, जिसे इसकी कलाएं कहा जाता है। ये देखिए, ये अपना सन है, ये पृथ्वी है और ये मून है, अपनी कलाएं दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे अब अमावस्या जिसको कहते हैं। तो चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता है, उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगता है। पूर्णिमा, इस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखता है और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन ही लगता है। एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा या एक अमावस से अगली अमावस में 28 दिन का अंतराल होता है। शुक्ल पक्ष अमावस से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं और ये 14 दिन का होता है और 14 दिन बाद चांद पूर्णिमा का हो जाता है। कृष्ण पक्ष क्या है? पूर्णिमा से अमावस की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं और ये भी 14 दिन का होता है। नोट देखिए, शुक्र तथा बुध की भी चंद्रमा के समान कलाएं देखी जाती हैं। शुक्र और बुध की भी अपनी कलाएं हैं। हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण करता है उतने ही समय में वह अपना एक घूर्णन भी पूर्ण हो लेता है, इसीलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है। ब्लू मून क्या है? जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आए तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे और दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। ठीक है, फुल मून। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जो जीव है लाइका है, ये कुत्ता था। 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एंडलिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। ये लोग चंद्रमा की जिस सतह पर गए थे उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है। ग्रहण क्या होता है? इक्लिप्स, किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। और ग्रहण का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश है। सीजवी, जब सूर्य जो है, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इसे सीजवी की स्थिति कहते हैं। प्रत्येक सीजवी के समय ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है। जब वह तब बराबर हो जाता है तो ही ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिखता है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए वलय के समान दिखता है, जिसे हिरण वलय कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा कोरोना होता है और इसमें अल्ट्रावायलेट किरण पराबैंगनी की अधिकता होती है, जिससे आंख खराब हो जाती है। आगे देखेंगे, सूर्य ग्रहण अमावस के दिन ही होता है, किंतु प्रत्येक अमावस को नहीं लगता है। ये आपका सन है, मून है और ये अर्थ है। सूर्य ग्रहण की स्थिति है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को ये नहीं होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जो है लाल रंग की दिखने लगती है, जिसे रेड मून कहते हैं। परागमन क्या है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र का ग्रह भी है, जो चंद्रमा से आकार में बहुत बड़ा है, किंतु इनके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढलता है, क्योंकि यह पृथ्वी से चंद्रमा का तुलना में बहुत ही दूरी पर है। जब ये बीच में आ जाता है तो सूर्य पर केवल एक छोटा धब्बा बनता है, जिसे ट्रांजिट या परागमन कहते हैं। सूर्य की संलयन की प्रथम जानकारी बोधे ने दिया था। अब ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह ये वरुण है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह ये आपका पृथ्वी है और सर्वाधिक चमकीला ग्रह ये शुक्र है। और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा जो है ये शुक्र है, शाम का तारा शुक्र है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है, छल्ले वाला जो ग्रह है वलय युक्त जिसको कहते हैं ये शनि व अरुण है, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण है, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है, धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला तीव्र गति से परिभ्रमण करता है बृहस्पति करता है, न्यूनतम परिभ्रमण गति करने वाला शुक्र है। ठीक है, न्यूनतम जो करता है शुक्र है, समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र है, पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ये मंगल है ग्रह, पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ये मंगल है, पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ये भी मंगल है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह ये शुक्र और अरुण है, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण है, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है ये आपका शुक्र और वरुण है। एक चैप्टर देखेंगे अस्लाकृति विज्ञान, तो इसके अंतर्गत जो है पृथ्वी की बाहरी परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान क्या है? पेडोलॉजी, इसके अंतर मिट्टी का अध्ययन करते हैं। नोट, पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन की कला सीखी जाती है। ऊंचावच, पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को ऊंचावच कहते हैं और इसे 3 श्रेणियों में रखा गया है। प्रथम श्रेणी के ऊंचावच, इसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच, इसमें महाद्वीपों पर बनने वाली आकृति को रखते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल ये सभी आते हैं। तृतीय श्रेणी के ऊंचावच में इसमें कांट छाट से बनने वाली असलाकृतियों को रखा जाता है, जैसे वी आकार की घाटी, इस प्रकार की घाटी, जलप्रपात, लोयस ये सभी आते हैं। अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का टूटना अक्षय कहलाता है। बल तथा दाब के द्वारा टूटना भौतिक अक्षय कहलाता है, जबकि अम्ल या क्षार के माध्यम से टूटता है तो इसे रासायनिक अक्षय कहते हैं। चूना पत्थर पर भौतिक तथा रासायनिक दोनों अक्षय का प्रभाव पड़ता है। अपर्दन, चट्टानों में घिसावट को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर, बर्फ इत्यादि द्वारा होती है। निक्षेपण, अपर्दन के फलस्वरूप निकाला गया गाद जिस स्थान पर जमा होता है उसे निक्षेपण कहते हैं और निक्षेपण की क्रिया निचले ढाल पर होती है। अब नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां देखेंगे। उद्गम, नदियां जिन स्थान से निकलती है उसे उद्गम कहते हैं। मुहाना, नदियां जिन सागर में मिलती है, जहां सागर में मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। युवावस्था में नदियां जो है पर्वतीय ढाल पर होती हैं और केवल अपर्दन करती हैं। पौधावस्था, इससे नदियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं और ये अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी करती हैं। वृद्धावस्था, इसमें नदियां जो है अपने मुहाने तक पहुंच जाती हैं और ढाल कम होने के कारण यहाँ पे केवल निक्षेपण करती हैं। ठीक है, प्रवणता क्या होता है? तो किसी स्थल के समूह से ऊंचाई को प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। प्रवणता जो है जितनी अधिक होगी ढाल उतना अधिक होगा। नदियों की शक्ति उनकी प्रवणता से मिलती है। क्षिप्रिका क्या होता है? नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती हैं तब मुलायम चट्टानों को काट देती हैं, किंतु कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती, जिस कारण वहां उबड़ खाबड़ आकृति बन जाता है, इसे ही क्षिप्रिका कहते हैं। ठीक है, ये नदियां जा रही हैं। वी आकार की घाटी, नदियां जब 2 पर्वतों के बीच से निकलती हैं तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ये देख रहे हैं वी आकार की घाटी का निर्माण हुआ है। ये आपका क्षिप्रिकाएं हैं, छोटे छोटे।
गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है? वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गॉर्ज कहते हैं। जब एक वी आकार की घाटी होती है और ये गहरी होती चली जाती है तो ये हो जाएगा आपका गॉर्ज। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां जो है गॉर्ज निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां। कैनियन तथा आई आकार की घाटी तो यह गॉर्ज से भी गहरी होती हैं और इसका ढाल जो है बिल्कुल सीधा होता है। और सबसे गहरा जो कैनियन है यूएसए में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन है, ये आपका है ग्रैंड कैनियन। जलप्रपात, नदियां जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करती हैं और यह पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं जलप्रपात। अवनमन कुंड, जलप्रपात के अपमान से नदियां जो है जब नीचे गिरती हैं तो एक गड्ढा या कुंड का निर्माण होता है जिसे अवनमन कुंड कहते हैं। ये गिर रही हैं नदियां, ये आपका कुंड है। एस आकार की घाटी, नदियां मैदानी क्षेत्रों में मुलायम चट्टानों को काट देती हैं तथा कठोर चट्टानों को छोड़ देती हैं। इस कारण यहाँ पे एक एस आकार की घाटी के निर्माण हो जाता है। इसे निनांडर या विसर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका गोखुर झील इस आकार का होता है। आगे देखेंगे गोखुर झील। एस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो वह गोखुर झील का निर्माण करती है और इसे परितत्व झील भी कहते हैं। तटबंध, तटबंध जो होता है मैदानी क्षेत्र में नदियां अपने किनारे पर सिल्ट गाद जमा करती हैं तो इसे तटबंध कहा जाता है। तटबंध, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ तटबंध। ये नदी द्वीप, जब नदियां अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती हैं तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। तटबंध तथा नदी द्वीप जो होता है बहुत उपजाऊ होते हैं। ठीक है, ये इसी में सब दिया है। जलप्रपात है आपका, ये अमन कुंड है। तटबंध ये आपका हो गया, ये गोखुर झील का निर्माण, ये नदी द्वीप है और ये इस आकार की घाटी है। वितरिका, वितरिका नदियां जब मुहाने पर पहुंचती हैं तो ढाल कम हो जाता है जिससे नदियां कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं और इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं। ये वितरिका दिख रहा है। चलिए आगे अब देखेंगे डेल्टा। दो वितरिकाओं के बीच जब गाद सिल्ट जमा हो जाता है तो वह त्रिभुज के समान आकृति बना देता है जिसे डेल्टा कहते हैं और यह बहुत उपजाऊ होता है। यह आपका डेल्टा। आगे जब नदियों की वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो पक्षी के पैर के समान दिखने लगता है और इसमें बनी डेल्टा को पक्षीपात डेल्टा कहा जाता है। और मिसिसिपी नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है, उसका डेल्टा सबसे चौड़ा है। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। चापाकार डेल्टा जिसमें नील नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये सभी चापाकार है। पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी नदी की डेल्टा। ज्वार नदमुख डेल्टा भारत में नर्मदा व ताप्ती डेल्टा। दंताकार या द्रुमाकृतिक बिच्छाकार डेल्टा तो भारत में जो नर्मदा व ताप्ती वाला डेल्टा इसको कहते हैं। ज्वार नदी या एस्चुरी तो जब किसी नदी के मुहाने पर पर्वत खड़ा हो तो नदियां अपना सिल्ट को जमा करके किनारे में वितरिका बनाकर नहीं निकल सकती क्योंकि दोनों किनारों पर पर्वत होता है, अतः यह सिल्ट को सागर में गिरा देती है। इसे एस्चुरी कहा जाता है, एस्चुरी कहा जाता है। ये आपका डेल्टा हो गया, ये पक्षीपात डेल्टा है, एस्चुरी है। चलिए आगे अब देखेंगे एस्चुरी बनने में सागर तट बड़ा हो जाता है। गोवा का मारमा गोवा जो बंदरगाह है एस्चुरी पर स्थित है। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर एस्चुरी बनाती हैं जबकि दामोदर और गोदावरी पूर्व की ओर एस्चुरी बनाती हैं। जब नदी के किसी एक छोर पर पर्वत खड़ा है तो जिस ओर पर्वत होता है उस ओर एस्चुरी बनती है और जिस ओर पर्वत नहीं होता है उस ओर डेल्टा बनता है। गोदावरी नदी एस्चुरी एवं डेल्टा दोनों है। गोदावरी नदी नदियां जब छोटे पर्वत तथा उबड़ खाबड़ स्थल को काट कर बराबर कर देती हैं तो उसे संप्राय मैदान कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां तो भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्रों में होता है। जिस स्थान पर चूना पत्थर की अधिकता होती है उसे काष्ठ प्रदेश कहते हैं। यूरोप के इकोस्लाविया में तथा मध्य प्रदेश के हिमाचल पर्वत में काष्ठ, मध्य प्रदेश हिमाचल पर्वत में काष्ठ प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। भूमिगत जल जब भूमि में प्रवेश कर जाता है तो वह अंदर एक गुफा कंदरा का निर्माण करता है। इन गुफाओं में कठोर चट्टानें भी पाई जाती है जो इन गुफाओं को गिरने से रोकती हैं। गुफाओं के प्रारंभिक भाग को अंधी घाटी कहा जाता है। घोल रंध्र क्या होता है? काष्ठ प्रदेश के ऊपरी भाग में बनती है। इसके द्वारा सतह पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। डोलाइन या घोल रंध्र से आकार में बड़ा होता है। युवाला या डोलाइन से बड़ा तथा गहरा भी होता है। पोलजे, जब काष्ठ प्रदेश अत्यधिक अपरदन के कारण कट कर नीचे गिरने लगता है तो इसके ढाल को पोलजे कहते हैं। यूरोप के बाल्कन क्षेत्र का लिवानो जो है पोलजे, ये विश्व का सबसे बड़ा पोलजे है। टेरा रोसा क्या होता है? पोलजे के कारण अत्यधिक अपरदन होता है जिसमें चूना पत्थर के साथ साथ लाल रंग की डोलोमाइट चट्टानें होती है और इसके निक्षेपण को टेरा रोसा कहा जाता है। स्टेलेक्टाइट, ये कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृति को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। इसका निर्माण कम अपरदन के कारण होता है। स्टेलेगमाइट, जब अपरदन अधिक है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव हो जाता है, इसे स्टेलेगमाइट कहते हैं। कंदरा स्तंभ, जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट आपस में मिल जाते हैं तो उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। आपका फिगर है ये, देखें जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। अब आगे देखते हैं। ये देखिए गुफा का काट कैसे होता है। स्टेलेक्टाइट ये है, स्तंभ है, ये गुफा है आपका, ये स्टेलेगमाइट है। गुफा द्वार यहाँ पे है। अब सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां तो सागरीय जल द्वारा तटों पर स्थलाकृति का निर्माण होता है। सागरीय तरंगों की उत्पत्ति कोरियालिस बल तथा पवनों के कारण होती है। समुद्री गुफा, जब समुद्र पर पर्वत होते हैं समुद्री लहरें उस पर्वत को नीचे से काट देती है और गुफा का निर्माण कर देती है। मेहराब, जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है तो उसमें भी गुफा का निर्माण होता है और जब ये गुफा आर पार ले जाती है तो उसे मेहराब कहा जाता है। लैगून झील, जब सागरीय तट पर सिल्ट के जमाव से झील का निर्माण होता है तो उसे लैगून झील कहा जाता है। लैगून झील जो है खारे पानी की होती है। लैगून झील को क्याल या पश्च सागर झील भी कहा जाता है। दंतुरित तट, सागरीय तट जब कटा पिटा या उबड़ खाबड़ होता है तो उसे दंतुरी तट कहते हैं और यह बंदरगाह निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, ये देख लीजिए फिगर है। लैगून झील यहाँ है, सिल्ट है, ये मेहराब ये है, ये समुद्री प्रवेश द्वार है। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका रिया तट तो नदी घाटी के समुद्र में डूब जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसी कारण से इस तट पर कहीं कहीं गहरी और चौड़ी घाटियां तथा विशाल कागारें मिलती हैं। अब पौनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां देखेंगे। पौनों द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थलाकृति का निर्माण होता है। घर्षण, जब वायु किसी चट्टान से टकराती है तो घर्षण कहते हैं। अपघर्षण, वायु में उपस्थित धूलकण जब किसी चट्टान से टकराते हैं तो उसे अपघर्षण कहते हैं। शनि घर्षण, वायु में उपस्थित धूलकण जब आपस में टकराकर टूटने लगती है तो उसे शनि घर्षण कहते हैं। छत्रपशिला, जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है तो वायु मुलायम चट्टान को अपरदित कर देती है जिससे छाता के समान आकृति कर देती है और जिससे छाता के समान आकृति बनते हैं जिसे छत्रपशिला कहा जाता है। ये है छत्रपशिला। ठीक है,
इंसेल वर्ग मरुस्थल में कठोर चट्टानी टीले को इंसेल वर्ग कहते हैं, इंसेल वर्ग। आगे देखेंगे जीवगेन क्या होता है, तो इंसेल वर्ग को पौने ऊपर से काट देती हैं तो दबाव से डिब्बा के समान आकृति बनती है जिसे जीवगेन कहते हैं, ये जीवगेन है। डाइकांटर जब इंसेल वर्ग को हवाएं चारों ओर से काट देती हैं तो चतुष्फलकीय आकृति बन जाती है और इस चतुष्फलकीय आकृति को डाइकांटर कहा जाता है। भूस्तंभ जब किसी कठोर चट्टान के दोनों ओर मुलायम चट्टान पाई जाती है तो पौने जो है मुलायम चट्टान को अपर्दित कर देती है जिससे स्तंभ की आकृति बन जाती है जिसे भूस्तंभ कहा जाता है। थार डेड तो जब कठोर तथा मुलायम चट्टान समानांतर पाई जाती है तो भूस्तंभ की एक कतार बन जाती है जिसे थार डेड कहते हैं, ठीक है, ये है। अब जालीदार शिला, तो जालीदार शिला ये आपका है मरुस्थलीय क्षेत्र में पौने पहाड़ियों पर छिद्रनुमा आकृति बना लेती है जिसे जालीदार शिला कहा जाता है। आगे देखेंगे वातरंध्र, तो पौने जब मरुस्थलीय भूमि में गड्ढा का निर्माण करते उसे वातरंध्र कहते हैं। वालसन झील मरुस्थलीय झील जो मरुस्थलीय क्षेत्र है पर्वतों से घिरी हुई झील को वालसन झील कहते हैं, जैसे अजमेर का आना सागर। वालसन झील जब सूख जाता है तो उसे नमक का अच्छा स्रोत होता है। बरखान मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहा जाता है, ये अर्धचंद्राकार बरखान है। बालुका स्तूप मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के चंद्राकार टीले को बालका स्तूप कहते हैं। लोयस का मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू वायु द्वारा उड़ाकर ले जाती है और जिस स्थान पर इसे निक्षेपित किया जाता है उसे लोयस का मैदान कहते हैं। लोयस का मैदान जो होता है उपजाऊ होता है, ठीक है, बड़ा ये लोयस मैदान जो है ये है और ये चीन सबसे बड़ा लोयस का मैदान चीन में पाया जाता है। अब हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, शुद्ध हिमनद द्वारा अपर्दन का कार्य नहीं होता है, किंतु जब हिमनद में चट्टान या लकड़ी उपस्थित हो तो वह अपर्दन करने लगते हैं। यू आकार की घाटी, तो बर्फीले क्षेत्र में दो पहाड़ों के बीच यू आकार की घाटी बनती है, यू आकार की घाटी ये बनी है। लटकती घाटी जब किसी बड़े हिमनद से कोई छोटा हिमनद आकर जुड़ता है तो इसे लटकती घाटी कहा जाता है, यह है लटकती घाटी। नुनाटक तो जब किसी छोटे हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद आ जाता है तो उसे नुनाटक कहते हैं, यह है नुनाटक। सार्क हिमनद क्षेत्र में बनने वाली गर्त को सार्क कहा जाता है। एरिटी जब किसी चट्टान के दोनों ओर सार्क का निर्माण हो जाता है तो उसे एरिटी कहा जाता है। आगे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया गिरी श्रृंग है, ये सर्क है, ये टॉर्न है, ये आपका तीक्ष्ण कटक है, तो इन सबको भी देखेंगे। गिरी श्रृंग क्या होता है, जब एरिटी जो है एक श्रृंखला के रूप में होते हैं तो उसे गिरी श्रृंग कहते हैं। फ्योर्ड तट बर्फीले क्षेत्र में समुद्र के किनारे की जो खड़ी ढाल होती है उसे फ्योर्ड तट कहा जाता है। मोरेन जो होता है फ्योर्ड तट पर ऊपर के बर्फीले सतह को मोरेन कहा जाता है। मोरेन फ्योर्ड तट ये आपका है और ये आपका सागर है, ये हिमनद। रास मुटाने जब बर्फ का निक्षेपन भेड़ के बाल के समान हो जाता है उसे रास मुटाने कहा जाता है। ड्रमलिन जब हिमनद के निक्षेपन उल्टा नाव के समान होता है तो इसे ड्रमलिन कहा जाता है, ये ड्रमलिन है। हिमोड़ जब हिमानी का निक्षेपन एक चादर के समान समतल रूप में होता है उसे हिमोड़ कहते हैं। बहिर्जात बल क्या होता है, पृथ्वी सतह पर उत्पन्न वह बल जो पृथ्वी की सतह को उबड़ खाबड़ बनाने का प्रयत्न करता है बहिर्जात बल कहलाता है। जैसे अपचय हो गया, अपर्दन, निक्षेपन, ये सभी बहिर्जात बल है। अंतर्जात बल यह पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है और पृथ्वी की ऊपरी सतह को बराबर करने का प्रयत्न करता है, इसके लिए जैसे हो गया भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी। अब आगे देखेंगे, आगे भूगर्भ विज्ञान है, ठीक है, जियोलॉजी देखेंगे। तो भूगर्भ विज्ञान इसके अंतर्गत क्या करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं भूगर्भ विज्ञान में और यह पृथ्वी के अंदर की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से देती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान और घनत्व जो है दोनों बढ़ते हैं। 32 मीटर की गहराई में जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने दिया था। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल जो होता है यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होता है, इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता होती है और ये 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा होता है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय होता है। इसी पर महाद्वीप महासागर स्थित होते हैं, इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता होती है। अटलांटिक महासागर में इसकी गहराई जो है 29 किलोमीटर है। सीमा यह पृथ्वी का मध्य परत है, इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय होता है और ज्वालामुखी के दौरान जो है मैग्मा इसी भाग से निकलता है। इसकी गहराई जो होती है 1000 से 2000 किलोमीटर होती है। निफे यह पृथ्वी की आंतरिक परत है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यह है सियाल, सीमा और निफे। सियाल जो अम्लीय होता है, ठोस होता है। सीमा क्षारीय, प्लास्टिक, अर्ध तरल जैसा होता है, यहाँ पे मैग्मा होता है। और निफे है जो आपका तरल होता है। सियाल का फुल फॉर्म है कि एस आई से आपका सिलिकॉन हो गया, एल से एल्युमिनियम, ठीक है, और सीमा में हो गया एम से यहाँ मैग्नीज हो गया, निफे में आपका हो गया निकेल और लोहा। एस आई यहाँ पे जो है सिलिकॉन ही है। ये एडवर्ड स्वेस के अनुसार है, ठीक है। ये लिथोस्फीयर है, 1 मिनट, ये लिथोस्फीयर है, ये आपका पायरोस्फीयर है और ये बेरियोस्फीयर है। अब आगे देखेंगे, इसमें जो निफे होता है इसमें निकेल तथा लोहे की अधिकता होती है और इस परत का जो घनत्व है सबसे अधिक है। स्वेस के अनुसार सियाल का जो घनत्व है ये आपका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सीमा का होता है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। निफे का आपका 11 हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया जो कि सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया गया है। स्वेस की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने नई अवधारणा दिया है जिसके तहत पृथ्वी जो के 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो होता है भूपर्पटी होता है, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत होता है और प्रकृति में यह अम्लीय होता है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई जो होती है 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन के यह मात्र 1% है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसका औसत घनत्व जो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट जो होता है अम्लीय होता है, निचली क्रस्ट जो होता है क्षारीय होता है। इसका ट्रिक है मग, ठीक है। तो यह है अपर क्रस्ट, सियाल है आपका, देख रहे हैं, ये अपर क्रस्ट है, ये आपका लोअर क्रस्ट है। इसके बीच में कॉनरॉड होता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपटी होता है और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमैन होता है। ये संक्रमण स्थिति है इनका। और ये आपका देखिए मोहो है और ये आपका गुटेनबर्ग है। इनके बीच में जो सीमा रेखा होती है उनके बारे में दिया है। मेंटल जो है यह पृथ्वी के बीच वाला परत है जो अर्ध तरल है अर्थात प्लास्टिक के समान है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं।
तो इस परत की गहराई 900 किलोमीटर तक है और यह जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान होता है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। क्रोड में यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं, अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहा जाता है। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है और इस परत को बेरी स्फीयर भी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी कोर और निचली कोर। असंबद्धता, पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाले जो संक्रमण क्षेत्र जिसे हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, तो इसी परत को असंबद्धता, ऐसा संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है, संक्रमण स्थिति जो होता है। तो ऊपरी क्रस्ट प्लस निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कोन रॉड असंबद्धता कहते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर फिगर में देखा था। ऊपरी मेंटल प्लस निचले मेंटल के बीच की सीमा को रेपेटी कहते हैं और ऊपरी क्रोड प्लस निचले क्रोड के बीच की सीमा को लेमन कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को मोह कहते हैं और मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। ये देख लीजिए आप फिर से, कहाँ गया, ये रहा। तो ये आपका मोह हो गया, ये आपका गुटेनबर्ग हो गया। और ये केनरॉड, रेपेटी, लेमन, ये करले, मग, ये इसका ट्रिक है याद करने का। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था। कालांतर में इसमें सिकुड़न उत्पन्न होता है और इसका बाहरी भाग सिकुड़ जाता है। कुछ समय बाद पृथ्वी के दो भाग बन गए। बाहरी भाग को पैंथालसा कहा गया तथा आंतरिक भाग को पैंजिया। आगे चलकर पैंजिया दो भागों में बट गया। पैंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड लॉरेशिया कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जम्बूद्वीप कहलाया। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश जो है अंगारा लैंड के भाग हैं और दक्षिणी गोलार्ध के देश जो है गोंडवाना लैंड के भाग हैं। भारत की उत्तरी भाग अंगारा लैंड जो है तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड है। भारत में भी अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच में 33 सागर था, जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां पे था ये। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पैंथालसा का भाग है। वर्तमान में पैंथालसा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर का नाम दिया गया है। ठीक है, ये देखिए पैंथालसा रेड हॉट था, फिर सिकुड़न हुआ इसमें। ये अंदर का भाग पैंजिया है और ये ऊपर का भाग पैंथालसा है और ये दो भागों में बट गया। ऊपर जो नॉर्थ में था ये अंगारा लैंड हो गया, साउथ में गोंडवाना लैंड हो गया, बीच में ये 33 सागर था जहां ये हिमालय, अभी हिमालय पर्वत जो है वो वाला एरिया। वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार उन्होंने देखा कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने के जो तटों में अद्भुत समानता है। ठीक है, इसी तरह उन्हें अमेरिका के पूर्व तट और यूरोप के पश्चिमी तट पर भी समानता देखने को मिली है। इस तरह उन्होंने देखा कि पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया तथा इरिट्रिया का उभार पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के तट रेखा से मिलाया जा सकता है तथा ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में जोड़ा जा सकता है। वेगनर ने इसे साम्य स्थापना कहा, जिग्सा फिट कहा, जिग्सा फिट। ये ऐसे मिलाने की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका वाला एरिया है, इंडिया वाला एरिया है, साउथ अमेरिका हो गया, इस सब की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। इस सिद्धांत को हैरी हैस ने दिया है। इसके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पर टिकी है। इन प्लेटों की जो मोटाई है लगभग 100 किलोमीटर है। महासागर के समीप ये प्लेट जो है पतले होते हैं, जबकि महाद्वीपों के समीप ये प्लेट मोटे होते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेट में कौन कौन आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका प्लेट, जिसके अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर और उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका प्लेट, इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्लस दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर आ जाएगा। अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका महाद्वीप प्लस में इसमें अंटार्कटिका को चारों ओर से जो घेरते हुए महासागरीय प्लेट है वो आ जाएगा। अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका महाद्वीप प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर और पश्चिमी हिंद महासागर। यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंद महासागर। प्रशांत महासागर प्लेट में प्रशांत महासागरीय निकल आ जाएगा। ये 7 बड़े प्लेट थे। प्लेटों के अभिसरण से भूकंप आते हैं। प्लेट जब टकराते हैं तो भूकंप आता है, अर्थात प्लेटों का किनारा जो है भूकंप के कारण बनता है। नवीन पर्वतों के नीचे भी भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाता है, जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेपाल यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर है, जिस कारण वहां पर भूकंप आता है। इंडियन प्लेट के ऊपर यूरेशियन प्लेट मिलता है। यूरेशियन प्लेट बहुत बड़ा है और यह इंडियन प्लेट से आकर मिल जाता है। जब कभी इस पर झटका पड़ता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल का क्षेत्र दहल जाता है और पूरे महाद्वीप के बीचों बीच से, चूंकि पूरे महाद्वीप के बीचों बीच है इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय पेटी कहा जाता है। अब इंडियन प्लेट के नीचे के हिस्से से ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराता है, लेकिन जहां पर यह टकराता है वो हमारा मुख्य भूमि नहीं है, यह अंडमान निकोबार में टकराता है और यह समुद्री क्षेत्र है, इसलिए यहाँ भूकंप ना आकर सुनामी आती है। यूरेशियन प्लेट प्रशांत महासागर वाला प्लेट से टकराता है और वहाँ एक छोटा सा प्लेट फिलीपींस प्लेट टकराता है। इस सभी प्लेटों पर जापान स्थित है, इसलिए जापान में सुनामी भूकंप आते हैं दोनों। अगर दो प्लेटा पास होते हैं तो टकराकर भूकंप आता है। जब यह बहुत तेजी से टकराते हैं या दूर जाने लगते हैं तो वहां दरार पड़ने लगता है और जैसे ही वहां गैप बनता है तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा गर्म होकर बाहर निकलने लगता है और वह ज्वालामुखी का रूप ले लेता है और वहां बहुत सारा ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, जिस कारण वहां भूकंप नहीं आता है। अब प्लेटों का संचलन कैसे होता है? पृथ्वी के आंतरिक भागों में उष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनीय धाराएं उपस्थित रहती है और ये धाराएं जो है 100 से 250 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। संवहनीय धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलायमान रहती है। प्लेटों के प्रकार देखेंगे तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ज्यादा भारी होती है। अब संरचनात्मक प्लेट, ठीक है, ये प्लेटों के अब हम लोग प्रकार देख रहे हैं। तो महासागरीय जो प्लेट होता है वो महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ज्यादा भारी होता है। अब इसमें पहला है संरचनात्मक प्लेट। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं तब उन दो प्लेटों के मध्य दरार पड़ती है और इस दरार से मैग्मा बाहर आ जाता है और एक नवीन भूपटल का निर्माण करता है और इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहा जाता है। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे से इधर जा रही हैं, उल्टे जा रही हैं और यहाँ पे मैग्मा निकलता है जिसे बनता है। इन प्लेटों को अपसारी प्लेट भी कहा जाता है तथा प्लेटों की गति को अपसारी गति कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां से अमेरिकी, यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। दूसरा है विनाशी प्लेट। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे की दिशा में गतिशील होती हैं तो प्लेटों के विनाश के कारण बनती हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी घनत्व वाले प्लेट हल्की घनत्व वाले प्लेट के ऊपर आ जाता है। चूंकि यह प्लेटों का विनाश होता है इसीलिए इसे विनाशात्मक प्लेट या विनाशी प्लेट कहते हैं। ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराती है तो कुछ प्लेटें जो है नीचे की ओर बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्लेटें जहाँ मुड़ती हैं ये मुड़ जाती हैं। यहाँ पे देखिए ये मुड़ा हुआ है ना, ये
तो ये प्लेटें जहाँ मुड़ जाती हैं उसे वेनी ऑफ मिथिला या वेनी ऑफ जोन कहा जाता है। यहीं पर मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है और इसी का उदाहरण है रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत और हिमालय पर्वत, ये इसी का उदाहरण है। तो आगे देखेंगे तीसरा जो है रूपांतरण या संरक्षित प्लेटें। जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करते हैं जिससे न तो किसी प्रकार की भूपर्पट्टी का निर्माण होता है और न ही भूपर्पट्टी का विनाश होता है, इसे रूपांतर या संरक्षित प्लेट कहते हैं। तो ये समानांतर जा रही है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये दूसरे से समानांतर जा रही है, तो इससे ना ही कुछ भूपर्पट्टी का निर्माण नहीं होता है और ना ही विनाश होता है। अब भूकंप आते हैं। भूपर्पट्टी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहा जाता है। मूल फोकस जो होता है पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे मूल कहते हैं। अधिकेंद्र पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, तो ये अधिकेंद्र कहलाता है। सर्वाधिक क्षति जो है अधिकेंद्र पर पहुंचती है। भूकंप में जो ऊर्जा होती है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं और यह प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होता है पृथ्वी को हिला देती है और यह तरंग के रूप में निकलती है। अब भूकंपीय तरंगे, भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, PSL। तो पी तरंगे जो है प्राइमरी है, इसकी चाल है 6 किलोमीटर पर सेकंड, अतः यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग कहा जाता है। पी तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य होती हैं और ये ठोस तथा द्रव गैस तीनों में चलती हैं और ये सबसे कम क्षति पहुंचाती हैं। सेकेंडरी जो एस तरंग होती है इसकी चाल 3.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है और यह पी तरंग आता है उसके बाद जस्ट आती है, तो इसे द्वितीय तरंग कहते हैं और ये अनुप्रस्थ होती हैं जिस कारण द्रव में नहीं चल सकती। सुनामी के दौरान जो है यह तरंग उत्पन्न नहीं होती है, इसे जो क्षति होती है पी की तुलना में अधिक होती है, इससे क्षति जो होती है। अब एल तरंग है तीसरा जिसकी खोज HD लव ने किया था। इन्हें धरातलीय तरंग कहा जाता है और यह अनुप्रस्थ गति करती हैं। इसकी चाल जो है 1.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है, तीनों माध्यम में चलती है, अतः इसकी गति सबसे धीमी होती है और इससे क्षति सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा क्षति इससे होती है। पी, एस और एल के बारे में देखते हैं। पी का जो है इसकी आवृत्ति संख्या अधिक होती है, इसकी आवृत्ति औसत होती है और इसकी आवृत्ति जो होती है सबसे कम होती है। देख लीजिए इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, फिर मीडियम है और फिर सबसे कम है। इसका जो पी वेव तरंग दैर्घ्य कम होता है और इसका तरंग दैर्घ्य औसत होता है और एल का इसकी तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसका आयाम जो होता है पी का, इसका औसत ये कम होता है इसका आयाम और इसका औसत होता है, इन दोनों के बीच में होता है और इसका आयाम अधिक होता है। भूकंप के कारण क्या है? तो भूकंप का पहला कारण नवीन वलित पर्वत का तल है। अभिसरण प्लेट अगर आपस में प्लेट जो है अगर आपस में सटते हैं तो उससे अभिसरण होता है और यह बहुत खतरनाक होता है। अवसरण प्लेट अगर चाहे प्लेट पास आएंगी, ठीक है, पास आएंगे तब भी होगा, दूर जाएंगी तब भी होगा, तो प्लेट अगर दूर हटेंगे तो उससे अवसरण होता है। रीड का प्रत्यास्थ प्रचलन सिद्धांत रीड ने दिया था। इसके अनुसार क्या था कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है या दूर हटती है तो उसकी एक क्षमता होती है, इसे कितना भी खींचा जाए लेकिन यह दूर नहीं हटती और टूटती नहीं है। लेकिन जब इसे अधिकतम क्षमता तक खींच देते हैं तो वह टूट कर दूर हट जाती है और तब भूकंप आता है, और तथा जब इसे आपस में जोड़ते हैं तो ये मुड़ती नहीं है। अब भूकंप के पेटी कहाँ कहाँ है विश्व में? तो प्रशांत महासागरीय पेटी है सबसे पहले। ये विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों तथा द्वीपों में स्थित है। इस पेटी में भूकंप का लगभग 63% भाग यहीं आते हैं और यहाँ भूकंप आने का कारण अभिसरण है। प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर का अभिसरण एक तरफ एशिया से और दूसरी तरफ अमेरिका से होता है जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह भूकंप जो है यह भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों के लिए है। मध्य महाद्वीपीय पेटी ये दुनिया के महत्वपूर्ण महाद्वीपों के बीचों बीच से होकर जाती है और इसीलिए इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहा जाता है। इस पेटी पर विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं और इसका मुख्य कारण क्या है? अभिसरण है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसका अभिसरण अफ्रीकी प्लेट। इसका अभिसरण अफ्रीकी प्लेट जब यूरोप प्लेट से टकरा रहा होता है तथा एक तरफ इंडियन प्लेट यूरोप प्लेट से टकरा रहे हो और ये दोनों प्लेटें जहां मिलते हैं वहां हिमालय का निर्माण हुआ है। मध्य अटलांटिक प्लेट की इस प्लेट पर अवसरण होता है जिस कारण यहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होता है और कटक का निर्माण होता है। अन्य छोटे जो प्लेट होते हैं यहाँ भी अभिसरण होता है। ठीक है, कोकोस प्लेट मैक्सिको में है, नजका प्लेट पेरू में है, जुआंडू फुका प्लेट जो यूएसए में है, सुंडा प्लेट दक्षिणी चीन सागर में है, फिलीपींस प्लेट फिलीपींस में है, वर्मा प्लेट अंडमान में है, अरेबियन प्लेट ये अरब प्रायद्वीप में है, अफ्रीका रिफ्ट जो है अफ्रीका में है। अंटार्कटिका के पास कोई प्लेट नहीं है जिस कारण यहाँ भूकंप नहीं आते हैं। भूकंपीय जोन वह क्षेत्र जो प्लेटों के कगार के पास भूकंपीय प्लेट टकरा रहे हो, ठीक वही भूकंप आ जाए तो उसे भूकंपीय जोन ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, उससे दूर जाएगा तो कम खतरनाक हो जाएगा। भूकंप के खतरे को मापते हुए हम क्षेत्र को बांट देते हैं, ये ज्यादा संवेदनशील है या कम, तो इसे हम भूकंपीय जोन कहते हैं। और भूकंपीय जोन जो है 1 से लेकर 5 तक होते हैं। भूकंपीय जोन जो 1 है इसमें लगभग 5 तीव्रता का भूकंप आता है, लेकिन भूगोलवेत्ताओं ने भूकंपीय जोन 1 को समाप्त कर दिया है और अभी भूकंपीय जोन 4 ही है। जैसे जैसे हम भूकंपीय जोन 1 से 5 की तरफ बढ़ते हैं तो हम खतरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सबसे खतरनाक जोन 5 होता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप को जिस ग्राफ पर बनाया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप को सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है और इसे मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे रिएक्टर स्केल पर 0 से 9 तक अंक बने होते हैं। प्रत्येक संख्या जो है अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुनी खतरनाक होती है। 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप खतरनाक है। भूकंप मापने के लिए पहले मर्केलिन स्केल का उपयोग करते थे जिसमें 1 से 12 तक अंक होता था। यह है रिएक्टर स्केल, ये सिस्मोग्राफ है। ठीक है, आइसोसिस्मल क्या होता है? तो इसे समान तीव्रता वाले या क्षति वाले स्थान से मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। होमोसिस्मल समान समय पर आने वाले भूकंप के स्थान को होमोसिस्मल लाइन कहा जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। अब सुनामी देखेंगे। यह जापानी सब भाषा का शब्द, इसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगे। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो सुनामी कहते हैं। इससे तरंगों का आयाम बहुत बढ़ जाता है। जापान में सर्वाधिक सुनामी आते हैं। 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी से इंदिरा पॉइंट डूब गया था। भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में विकसित किया है। अब ज्वालामुखी देखेंगे। तो भारत के मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे लावा कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव पानी में हो जाए तो उसे टफ कहते हैं और जब मैग्मा का जमाव चना के समान हो जाए तो उसे स्कोरिया कहा जाता है। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहा जाता है और क्रेटर का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे कल्डेरा कहा जाता है। कल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाता है तो उसमें वर्षा का जल भर जाता है, उसे कल्डेरा झील कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, अंटार्कटिका में भूकंप नहीं है, यूरोप में मरुस्थल नहीं है, उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थलबद्ध देश नहीं है, सऊदी अरब में नदी नहीं है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, मृत, सुसुप्त और सक्रिय। मृत ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोट नहीं
नहीं होता है। भारत में ये नारकोंडम है, म्यांमार में पोपा है, ईरान में देवबंद और कोहे सुल्तान है। ये मृत ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता, किंतु कभी भी विस्फोट हो सकता है, सोए हुआ है। तो इटली का ये विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का सिनाका या क्रोकाटोआ है। अब एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है, यह सबसे खतरनाक होता है। भारत में बैरन द्वीप है, और ये बैरन द्वीप कहाँ है बताइएगा। और इक्वाडोर में कोटोपैक्स, इटली का स्ट्राम्बोली एटना, यूएसए का स्वर, रूस का बेंजामियामी, इंडोनेशिया का सुमेरु, तंजानिया का किलिमंजारो, अंटार्कटिका का इरेबस। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल कहते हैं, ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प तथा CO2 निकलता है। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है, जिसे अग्नि वलय कहते हैं। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अलास्का को ज्वालामुखी की अधिकता के कारण हजारों द्वारों का प्रदेश कहा जाता है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोनोलोआ ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्राम्बोली है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब चट्टान के बारे में देखेंगे। चट्टान जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला कठोर पदार्थ है। ये 3 प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है इसका निर्माण लावा से होता है, इन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान कठोर होते हैं, इसका रासायनिक अक्षय का प्रयोग कम पड़ता है और इन पर भौतिक अक्षय का प्रयोग अधिक पड़ता है। आग्नेय, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य आग्नेय तथा आंतरिक आग्नेय। ये है बाह्य और ये आपका आंतरिक है, ठीक है। आंतरिक में भी 2 होता है, पतालिका और मध्यवर्ती। आगे देखेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान यह तब बनता है जब लावा भूमि के ऊपर चला जाए और इसका रंग काला होता है। इसके घिसावट से काली मिट्टी बनती है और ये बेसाल्ट जो है काली मिट्टी किससे, बेसाल्ट से बनती है, ठीक है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने के प्रमुख बेसाल्ट चट्टान है, ठीक है। आगे देखेंगे, आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाए। यह 2 प्रकार का होता है, पतालिका तथा मध्यवर्ती। पतालिका यह बहुत ही गहराई में होता है, ग्रेनाइट तथा गवेरा। मध्यवर्ती, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि की सतह तक पहुंच जाए और इसे आकार कई भागों में बांटते हैं तब, ठीक है। लैकोलिथ क्या होता है, यह गुंबज के समान होता है। लैकोलिथ यह तस्तरी के समान होता है, यह दक्षिण अमेरिका में मिलता है। फैकोलिथ यह ऊबड़ खाबड़ संरचना में होता है। सील यह क्षैतिज रूप में होता है, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाया जाता है। डाइक जो है यह लोहा के समान खड़ा लंबवत रहता है और ये सिंहभूम जिले में अनेक डाइक मिलते हैं। आगे देखेंगे, ये देखिए, ये लावा प्रवाह, ये बैथोलिथ, एक मिनट, ये डाइक है, ये सील है, ये लेकोलिथ है, बैथोलिथ है, ये आपका लेकोलिथ है। ये लावा का प्रवाह हो रहा है, ज्वालामुखी निकल रही है। अवसादी चट्टान, अब दूसरा है अवसादी चट्टान। यह आग्नेय चट्टान के टूटने से बनता है और यह कई परतों से बनता है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। सभी ईंधन की प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है। अवसादी चट्टान को तलछट्टी चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान तथा आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान के ऊपर से होता है, जैसे बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर। भौतिक अक्षय का अभाव आग्नेय तथा अवसादी दोनों पर पड़ता है, भौतिक अक्षय का अभाव, जबकि रासायनिक अक्षय की प्रभाव केवल अवसादी पर पड़ता है, ठीक है। अब तीसरा है रूपांतरित चट्टान। अवसादी व आग्नेय चट्टान में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से उसे रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान में संगमरमर, क्वार्टरजाइट आदि का मिश्रण होता है। चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें ग्रेनाइट से नीस बनता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, गैब्रो से सर्पेंटाइन। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें क्ले एवं सैल से स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट से संगमरमर, बालू का पत्थर से क्वार्टरजाइट, कॉन्ग्लोमेरेट से क्वार्टरजाइट, बिटुमिनस कोयला जो है ग्रेफाइट और हीरा में। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतर से बनी स्लेट का शिस्ट में, शिस्ट का फाइलाइट में परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे वायुमंडल। तो पृथ्वी के बाहर वायु के परतों को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के कारण सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य दिखता है तथा वायुमंडल के अपवर्तन के कारण सूर्यास्त के 2 मिनट बाद दिखता है, अर्थात वायुमंडल से दिन की अवधि बढ़ जाती है। वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल का करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन जो 78.8% है और ऑक्सीजन 20.95% है, गैसों से ये निर्मित होता है। ये वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें हैं। नाइट्रोजन N2 है सबसे ज्यादा 78.08 और ये ऑक्सीजन 20.95, ऑर्गन जो है आपका 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% है, नियोन जो है 0.0018% है। वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों अथवा संगठनों से मिलकर बनता है। ये क्या क्या है, गैस है, जलवाष्प है, एरोसोल है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। एक तो अस्थायी प्राकृतिक है जिसका अनुपात वायुमंडल में स्थायी है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये सभी। दूसरा है अस्थायी प्राकृतिक जो परिवर्तन करती रहती है, जैसे जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, जेनॉन है, मीथेन है, ये सभी। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है एवं ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नग्न हो जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है 0 से 4% तक होती है। जलवाष्प पृथ्वी के लिए कंबल का काम करती है तथा पृथ्वी को न ही अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा और बादल बनते हैं। अब आगे देखेंगे इंद्रधनुष तथा प्रभा मंडल जैसे मनोरम जो आकाशीय दृश्य है, ये जलवाष्प के कारण ही बनते हैं। वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसोल कहते हैं। कण जो होता है उसी को एरोसोल अथवा धूलकण आर्द्रताग्राही नाभि की तरह काम करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों से होता है तो धूम, कोहरा का निर्माण होता है। अब वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से बना है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से वायुमंडल की जो ऊंचाई है 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है, तो किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी के सतह के पास वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने पर यह घटता जाता है। वायुमंडल की 5 परतें हैं, कौन कौन है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल है, आयन मंडल और बाह्य मंडल इसी में आता है, ठीक है। तो इसको अब देखेंगे, ये देखिए
ये आपका क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है, मध्य मंडल बीच वाला है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक है। यहाँ पे वायुमंडलीय घटनाएं होती रहती है, सबसे ज्यादा घनत्व है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। समताप मंडल में सब समान होता है, ताप समान होता है, यहीं पे वायुयान सेवाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं जो नहीं होती यहाँ, ये ओजोन मंडल, फिर यहीं पे ओजोन लेयर है। ठीक है, और ये आपका मध्य मंडल और ये आपका आयन मंडल, जहाँ से रेडियो तरंगें प्रवर्तित होती हैं। ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों को वापस करता है। क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल जो है इसकी ऊंचाई 7 से 14 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर यह 8 से किलोमीटर ऊंचा होता है तथा विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर तक विस्तृत होता है। इसी मंडल में सभी जीव जंतु रहते हैं। समस्त मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, बादलों की गरज, आंधी तूफान, तरित, झंझावत, चक्रवात, सब इसी मंडल में होते हैं। इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसमें संवहनी धाराएं चलती हैं, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है, इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। इस परत को ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण डिजरेंस डी बोट ने किया था। वायुमंडल की समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम की हवा चलती है, जिसकी चाल जो है बहुत ही ज्यादा होती है। क्षोभ मंडल प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस कमी आती है। तापमान में गिरावट की इस दर को समान पतन या ह्रास दर कहते हैं। ह्रास है। क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किलोमीटर पट्टी को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल प्रारंभ हो जाता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं और यह 50 किलो तक पाया जाता है, 50 किलोमीटर तक। इसी में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों को रोक देता है, जिससे पृथ्वी पर गोरे लोगों का चर्म कैंसर, जो पृथ्वी पर गोरे त्वचा में कैंसर होता है, उसे बच जाता है। समताप मंडलों में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है और ना ही तापमान बदल, जिस कारण इसे वायुयान चलाने के लिए अच्छा माना जाता है। हेलीकॉप्टर को क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। इसकी मोटाई का कम होना क्षरण कहलाता है। पहला तथा दूसरा ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया है। अब समताप सीमा, समताप मंडल के ऊपरी 1.5 किलोमीटर की मोटाई को समताप सीमा कहते हैं और इसके ऊपर जो है मध्य मंडल आ जाता है। मध्य मंडल देखेंगे तो यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और यह सबसे ठंडा होता है। मध्य सीमा, मध्य मंडल के ऊपरी 1.5 किलोमीटर मोटाई की मध्य सीमा कहते हैं। इसके ऊपर आयन मंडल प्रारंभ हो जाता है। आयन मंडल यह 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसमें कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं। इस मंडल में रेडियो तरंगे जो है टकरा कर वापस चली जाती हैं, अतः यह संचार के लिए अच्छा होता है। अंतरिक्ष स्टेशन और ध्रुवीय उपग्रह इसी में होता है। आयन मंडल को कई परतों में बांटा गया है, डी परत, ई परत। तो डी परत में क्या है, इस परत के द्वारा निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करते हैं और ई लेयर में यह परत जो है मध्यम उच्च आवृत्ति वाले रेडियो वेव को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है। इसे केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। तीसरा एफ एवं जी लेयर, यह परत सभी प्रकार के रेडियो वेव को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। इसको एप्लीटन परत भी कहते हैं। नोट देखिए, अरोरा बोरियालिस है वो, और अरोरा ओलियसिस जो है नामक रंगीन प्रकाश आयन मंडल में देखे जाते हैं। कार्बन रेखा, तो आयन मंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कार्बन लाइन कहा जाता है और अंतरिक्ष की सीमा होती है। आयन सीमा, आयन मंडल के ऊपरी 1.5 किलोमीटर मोटाई को आयन सीमा कहते हैं। इसके बाद बहिर्मंडल स्टार्ट हो जाता है। बहिर्मंडल यह 640 किलोमीटर के बाद आता है और सबसे गर्म मंडल है। संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। इस मंडल में हीलियम, हाइड्रोजन की अधिकता होती है। वायुमंडल सबसे बड़ा होता है और इसे आयतन मंडल भी कहते हैं। यहाँ पर वायु का घनत्व अत्यंत कम होता है, जिसके कारण यहाँ निहारिका जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ पर तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। बहिर तथा आयन मंडल को मिलाकर ताप मंडल का निर्माण होता है और ये ताप मंडल कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ से ये आपका क्षोभ मंडल है, यहाँ तक फिर समताप मंडल हो गया, फिर मध्य मंडल हो गया, फिर आयन मंडल, इसके ऊपर जो है ये आपका बहिर्मंडल हो गया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वायुमंडल को दो भागों में बांटते हैं, सममंडल और विषममंडल। सममंडल में भारी गैसों की अधिकता है और यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें क्षोभ, समताप और मध्य मंडल आते हैं। और विषममंडल में इसमें हल्की गैसों की अधिकता है और ये 80 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। इसे आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहते हैं। इसमें 4 परतें पाई जाती हैं। आणविक नाइट्रोजन परत 90 से 200 किलोमीटर तक, इसमें नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। आणविक ऑक्सीजन परत ये 200 से 1100 किलोमीटर तक, यहाँ ऑक्सीजन अणुओं की प्रधानता होती है। हीलियम परत में हीलियम की प्रधानता होती है। आणविक हाइड्रोजन परत में हाइड्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। अब सूर्यताप किसको कहते हैं, इंसोलेशन। तो सूर्य से आने वाली विकिरण जो होती है, विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहा जाता है। और कुल सूर्यताप का 35% जो है, 35% में 27% जो है बादल परावर्तित करती है, 6% वायुमंडल परावर्तित करती है, 2% धूलकण परावर्तित कर देता है। तो 35% जो है टकरा कर वापस लौट जाता है, जिसे एल्बिडो कहा जाता है। इनसे टकराकर बादल, वायुमंडल, इन सभी से टकरा कुल जो सूर्यताप का 14% है वो उष्मा बादल सोख लेता है। कुल सूर्यताप का 51% पृथ्वी को मिलता है, जिसे पृथ्वी का उष्मीय बजट कहा जाता है। सूर्य से आने वाले सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में आते हैं, लघु तरंग में, जिसे बादल आने देता है। लेकिन पृथ्वी से जाने वाला जो पार्थिव किरण होता है ये दीर्घ के रूप में जाता है, जिसे बादल नहीं जाने देता। और इन्हीं दीर्घ तरंगों से पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, ये आपका अर्थ है। 35% यहाँ चला जाता है, 14% बादल में और 51% आपका अर्थ पे आ जाता है। अब वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के समस्त वस्तुओं पर लगा रहता है। सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर होता है। समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी होती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। बैरोमीटर को समुद्र तल पर लगाया जाता है। बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, इनराइट बैरोमीटर और 14 बैरोमीटर। इनराइट बैरोमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, अतः इसे अल्टीमीटर कहते हैं। 14 बैरोमीटर से मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। बैरोमीटर से में पारा भरा होता है। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरा तो चक्रवात, धीरे धीरे गिरने पर वर्षा होती है, और यदि पारा ऊपर उठने लगे तो मौसम साफ रहेगा। वायुमंडलीय दाब 1013.23 मिलीबार होता है और 76 सेंट भार के दाब के बराबर ये होता है। प्रत्येक 600 फीट की ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब में 34 मिलीबार की कमी होती है और वायुमंडलीय दाब तथा ऊंचाई में उल्टा संबंध होता है। अब वायुमंडलीय दाब की पेटियां, पृथ्वी पर 7 वायुमंडलीय दाब की पेटियां हैं। इसको देखेंगे हम लोग, ये 7 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये विषुवतीय निम्न है, 3 ऊपर 3 नीचे।
अच्छा देख ही लीजिए, विषुवतीय निम्न है, फिर उपोष्ण उच्च है, फिर उपध्रुवीय निम्न है, फिर ध्रुवीय उच्च है। नीचे भी ऐसे ही उपोष्ण उच्च है, फिर उपध्रुवीय निम्न है, फिर ध्रुवीय उच्च हो जाएगा। और विषुवत ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री है, और ये आपका 66.5 डिग्री है। इसके बारे में यहाँ आप देखते हैं, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी होती है। यह दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। ठीक है, विषुवत जो ये है, ये आपका 10 डिग्री पे पाई जाती है, उत्तर भी में दक्षिण में भी। ये विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण तापमान अधिक रहता है, जिससे हवाएं गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं, और इसलिए इस पेटी में निरंतर निम्न वायुदाब बना रहता है, और इसे कहते हैं तापजन निम्न दाब पेटी कहते हैं। डोलड्रम क्या होता है? यह विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र होता है, और इस पेटी में हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण यहाँ शांत रहता है। इसी कारण इसे डोलड्रम कहा जाता है, या शांति का क्षेत्र, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी ये जो है, ये दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है, और इस भाग में शीतकाल के 2 महीने को छोड़कर वर्ष भर उच्च तापमान होता है। यहाँ उच्च ताप का कारण है हवाओं का नीचे उतरना, यहाँ घोड़े वाली घटना होती है, इसीलिए यहाँ अस्वच्छ अक्षांश कहा जाता है, इसे अस्वच्छांश भी कहा जाता है। उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी यह दोनों गोलार्धों में 7 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है, और यहाँ निम्न दाब का कारण हवाओं का टकराकर ऊपर उठना होता है। ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी यह दोनों ध्रुवों के समीप पाया जाता है, और यहाँ उच्च दाब का कारण अत्यधिक ठंड है। अब हम लोग पवन संचार देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पवने। तो स्थिर गैस के समूह को वायु कहा जाता है। समीर, वायु जब एकदम धीमी गति चलती है तो इसे समीर कहते हैं। पवन, इसकी गति समीर से अधिक होती है। तूफान, इसकी गति पवन से अधिक होती है। चक्रवात, इसकी गति सबसे अधिक होती है। फेरल का नियम, इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है अपने दाहिनी ओर घूम जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है अपनी बाईं ओर घूम जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये जा रही हवाएं ये अपनी दाहिनी ओर घूम जा रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं ओर घूम जाती है। ये यहाँ पे फिगर से समझ सकते हैं आप। कोरियालिस बल क्या होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले झटके को कोरियालिस बल कहते हैं। पवन उच्चतम दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर जाता है। पवनों का वर्गीकरण देखेंगे तो समांगी पवन, अस्थायी पवन, प्रचलित पवन, मौसमी पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन, इनके बारे में एक करके देखेंगे। तो समांगी पवने में कौन कौन आता है? व्यापारिक, पछुआ और पूर्वा। मौसमी में मानसून आ जाएगा और समीर आ जाएगा। स्थानीय में गर्म तथा ठंडा पवने आएंगे। तो समांगी में ये जो पवने हैं जो वर्ष भर पृथ्वी पर निश्चित दिशा में चलती हैं, इसे कहते हैं समांगी या प्रचलित पवने। इस प्रकार की पवने मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक या सन्मार्गी कह लीजिए, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने या पूर्वा पवने। तो मौसमी पवन, सामयिक पवन इसको कहते हैं वैसी पवने जो किसी खास मौसम में चले मौसमी पवने होती हैं। इसे भूमंडलीय पवनों का रूपांतरित रूप माना जाता है। स्थानीय पवन, ऐसी पवन जो किसी विशेष स्थान पर चले, स्थानीय पवन कहलाता है। और ये पवने जो है तापमान तथा वायु दाब के स्थानीय अंतर से चला करती हैं, और इनका प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। इनकी उत्पत्ति हेतु स्थानीय तापांतर एवं दाब प्रवणता जो है प्रमुख कारक है। यह स्थानीय पवने क्षोभमंडल के निचली परत तक ही सीमित रहती हैं। स्थानीय पवन 2 प्रकार की होती है, गर्म तथा ठंडी। व्यापारिक पवन यह दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होता है। इनको व्यापारिक या वाणिज्यिक पवन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप के व्यापारी इन्हीं पवनों के सहारे समुद्री व्यापार के लिए जाया करते थे, इसलिए इनको व्यापारिक पवने कहा जाता है। यह है आपका तस्वीर, ये देखिए उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं यहाँ पे, और यहाँ दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने दिख रहा होगा आपको। 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 से 30 डिग्री साउथ। अब आगे देखेंगे व्यापारिक पवनों की विशेषता देखते हैं। तो ये पवने जो है लगभग 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। चलने के कारण ये अधिक गर्म और शुष्क होती हैं, इसलिए पवने प्राय वर्षा नहीं कराती हैं। परंतु जब कभी ये किसी महासागर को पार करती हैं तो आर्द्रता से युक्त हो जाती हैं, और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा कराती हैं। ये पवने जो है महाद्वीपों के पश्चिम भाग में वर्षा नहीं कराती, क्योंकि पूर्वी भागों से वर्षा कराते हुए जब ये पश्चिमी भाग में पहुंचती हैं तो वे शुष्क हो जाती हैं, जिससे इन अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का विकास हुआ है। हिंद महासागर में पवने मानसूनी पवने में परिणत हो जाती हैं। व्यापारिक पवनों की मेखला में ही डोलड्रम की पेटी तथा अंत उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र ITCZ बनता है। पछुआ पवन या उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलकर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर चला जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है, और दक्षिण गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होता है। ये पछुआ पवने हैं, आप देख रहे हैं, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में साउथ और नॉर्थ दोनों चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनों का प्रवाह अधिक अस्थायी और निश्चित होता है, इसका सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि की कमी के कारण पछुआ पवनों के मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता है, इस कारण यह विकराल रूप ले लेती हैं, और अलग अलग अक्षांश पर मछुआरों ने इसका अलग अलग नामकरण किया है। जैसे 40 डिग्री पर गरजता चलीसा, 50 डिग्री पर भयंकर 50, ठीक है, भयंकर 50, 60 पे चिकता 60, ये सब नाम रखे हैं लोगों ने। ध्रुवीय या पूर्वा पवने जिसको कहते हैं, या दूर से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर बहती हैं, और यह व्यापारिक पवनों से समांतर रखती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है दक्षिण से उत्तर पश्चिम होती है। इस पवन में तापमान कम होने के कारण जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है ये कम होती है। ध्रुवीय पवने पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवातों और प्रति चक्रवातें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये आपका ध्रुवीय पवने दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर, और ये आपका ये ध्रुवीय निम्न दाबीय पवने। ये ट्रिक दिया हुआ है, ये आपका ये वाला एरिया में व्यापारिक पवने हैं, इधर पछुआ इधर पूर्वा, इधर भी पछुआ और पूर्वा। पवनों की दिशा भी दर्शाया हुआ है, देख लीजिए। समीर, मंद गति से चलने वाली हवाओं को समीर कहते हैं, और समीर 4 प्रकार की होती हैं। सागरीय समीर पहला इसमें, और यह दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। सागरीय समीर दोपहर के समय अधिक तापमान के कारण स्थलीय सतह पर निम्न दाब होता है वायुदाब, और जलीय सतह पर अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब होता है, तो जिसके कारण सागरीय समीर की उत्पत्ति होती है। इसका प्रभाव जो है दोपहर से सूर्यास्त तक होता है। ये इधर से ऐसे जाती है, ठीक है, इधर से ऐसे।
स्थलीय समीर क्या है? यह रात के समय स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं। इन पवनों की उत्पत्ति का संबंध स्थलीय और जलीय सतह के गर्म और ठंडा होने से है। सूर्यास्त के पश्चात स्थलीय सतह से तीव्र विकिरण के कारण सतह के शीतलन के फलस्वरूप उच्च वायुदाब का तथा जलीय सतह पर अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब रहता है। तो फलतः उच्च वायुदाब के केंद्र से निम्न वायुदाब की ओर ये पवनें चलती हैं स्थलीय समीर। इनकी उत्पत्ति सूर्यास्त के बाद होती है, किंतु दोपहर से पहले ये हवाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती है। यह स्थलीय समीर है आपका, यह स्थलीय समीर है। ये ठंडा है, ये गर्म है, तो इधर से इधर ये पवनें आ रही हैं। पर्वतीय समीर यह रात के समय पर्वत से घाटी की ओर चलती है। रात में पर्वत की चोटियों से तीव्र विकिरण के कारण हवाएं ठंडी और भारी हो जाती हैं, जिससे पर्वतीय ढाल के सहारे घाटियों की तरफ ये गति करती हैं। ये ठीक है, ये आपका ये अधिक ठंडा हो जाता है और ये कम ठंडा होता है, तो ये अपना यहाँ इधर आती है पौने। ये पर्वतीय समीर है। घाटी समीर यह दिन के समय घाटी से पर्वत की ओर चलती है। ये घाटी से पर्वत की ओर जा रही है, ठीक है। पर्वतीय तथा स्थलीय क्षेत्र ऊपर होते हैं और पर्वतीय तथा स्थलीय जो समीर है ये रात में चलते हैं, रात के समय। मानसूनी पौने, इसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पौने। मानसूनी पौने ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इसकी उत्पत्ति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की व्यापारिक पवनों की पेटी से होता है। मानसूनी पौने जो है भूमंडलीय पवन व्यवस्था और स्थानीय कारकों के पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। इसके अंतर्गत धरातल तथा क्षोभ मंडल दोनों में ही घटित होने वाली क्रियाएं शामिल है। तो मानसूनी पवनों का प्रभाव क्षेत्र है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण चीन तथा जापान एवं यहाँ इनकी सबसे आदर्श दशाएं मिलती हैं। गर्म स्थानीय पौने जो है ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। चीनों की यह प्रेरी के मैदान में चलती हैं और इसके आने से बर्फ पिघल जाता है और इसे हिमबख्शी भी कहा जाता है और ये चारागाह के लिए अच्छा होता है। ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रभावित होती है। हरमटन जो है ये गिनी देश में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और इसके आने से ठंड खत्म हो जाता है, जिस कारण इसे डॉक्टर पवन कहा जाता है। फॉन जो है स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर चलती है और इसके आने से अंगूर पक जाते हैं, ठीक है, अंगूर इसके आने से पक जाते हैं। सिरोको या सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलती है तथा भूमध्य सागर से नमी ग्रहण कर लेती है। इसमें बालू पहले से उपस्थित रहता है, जिस कारण इससे होने वाली वर्षा लाल रंग की दिखाई देती है, जिस कारण इसे रक्त वर्षा कहते हैं। सामल इराक में बहती है, सिमुम अरब प्रायद्वीप में बहती है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ब्रिक फिल्डर में, और ये ब्रिक फिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया प्रांत में बहती है। सामुन इराक में बहती है। सांता आना जो है अमेरिका का कैलिफोर्निया में बहती है। जोंडा अर्जेंटीना में बहती है, इसे शीत फॉन कहते हैं। लू जो है उत्तर भारत और पाकिस्तान में, ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका के मैदानों में बहती है। यामो जापान में, टेम्पोरल ये मध्य अमेरिका में, हबूब उत्तरी सूडान में, खार्तूम बहती है। काराबुरान ये मध्य एशिया के तारीम बेसिन में, खमसीन मिस्र में, काल बैसाखी बंगाल में, धूल भरी आंधी पंजाब में आती है। अब ठंडे स्थानीय पौने, पैम्पेरो अर्जेंटीना, उरुग्वे में, नार्दन जो है यूएसए, मिस्टर स्पेन और फ्रांस में, बोरा इटली में, बिलजर्ड ये साइबेरिया रूस में, बुरान तुर्की में, ग्रेगाले दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, जोरन जूरा पर्वत पे, पापागायो ये आपका मैक्सिको तट पे, दक्षिणी वेस्टर्न न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में, बाइज जो है फ्रांस में, लेवांटर ये दक्षिण स्पेन व फ्रांस में बहती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जल मंडल। तो पृथ्वी पर 71% जल है, किंतु इसका मात्र जो है 2% जल ही पीने योग्य है। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये 81% है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में नापते हैं। एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। समुद्री गहराई को फैदम से नापते हैं। एक फैदम में 6 फीट होता है। समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं और इसमें परासर्व ध्वनि तरंगे का प्रयोग करते हैं। ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा समुद्री जल का अपनी समान स्थिति से ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है और ज्वार के आने से मछलियां ऊपर आ जाती हैं तथा समुद्री जहाजों को बंदरगाह तक लाने में सरलता होती है। समुद्री जल का अपनी समान स्थिति से नीचे उतर जाना भाटा कहलाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, इसमें कौन कौन कार्य करते हैं? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी की घूर्णन गति सभी के कारण होती है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा बहुत आता है, जिससे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। 24 घंटे में 2 बार बृहद ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। ज्वार में ऐसे रहेगा, ये ज्वार आएगा और ये समान ऐसे रहेगा, इतना जल रहेगा, और ज्वार में बहुत अधिक और भाटा में बहुत कम। ये लघु ज्वार की स्थिति है और ये बृहद ज्वार की, ठीक है। सागर तल, समुद्र के ऊपरी सतह को सागर तल कहा जाता है और नीतल किसे कहा जाता है? समुद्र का वह निचला भाग जो भूमि से सट जाता है उसे नीतल कहलाता है और ये नीतल जो है बहुत ही गहरा होता है। गहराई पर पाई जाने वाली समुद्री जीव को बैथिक जीव कहा जाता है। ये समुद्री नीतल की आकृति है, देख लीजिए। ये मग्न तट होता है और ये ढाल जो है मग्न ढाल, ये मैदान होता है और श्रेणी होती है, ये गर्त होता है। ये आपका कटक है और ये आपका चोटी है समुद्र में। तो समुद्री नीतल की आकृति है। अब हम लोग एक करके इसको देखेंगे। मग्न तट क्या होता है? तो यह महाद्वीपों का अंतिम सीमांत भाग होता है और इसकी गहराई 100 फैदम होती है। यह मानव के लिए सबसे उपयोगी होता है क्योंकि इसी पर बंदरगाह, पर्यटक स्थल होते हैं, नौसेना का ट्रेनिंग दिया जाता है। कुछ पेट्रोलियम का 20% मग्न तट पर ही पाया जाता है, इसे सेल्फ कहा जाता है। इसकी ढलान औसतन रूप से 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य आता है या उससे भी कम हो जाता है, अर्थात वो समुद्र का सबसे उथला क्षेत्र होता है। मग्न ढाल या सीधा नीचे की ओर धंस जाता है, जिस कारण यहाँ कोई निक्षेपण नहीं होता, अतः यह मानव के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसकी गहराई 2000 फैदम होती है। महासागरीय मैदान यह नीतल का सबसे विस्तृत भाग होता है। इसकी गहराई जो होती है 3000 से 6000 फैदम तक होती है और इस पर सर्वाधिक निक्षेपण होता है, जिस कारण 80% पेट्रोलियम यहीं पर पाए जाते हैं और बड़ी मछलियां भी यहीं मिलती है। द्रोणी, नीतल के ऊपर उबड़ खाबड़ जो गड्ढे होते हैं उसे द्रोणी कहते हैं। खाई, सबसे गहरी द्रोणी को खाई कहते हैं। कटक, महासागरों के अंदर डूबे हुए पर्वत श्रृंखलाओं को कटक कहा जाता है और यह कई हजार किलोमीटर तक फैले होते हैं। सबसे बड़ी कटक जो है अटलांटिक महासागर का कटक है, जो लगभग 7000 किलोमीटर तक लंबा है और इसे मध्य सागरीय कटक भी कहते हैं। समुद्री पहाड़ी, समुद्र में उठी पर्वत श्रृंखला को समुद्री पहाड़ी कहते हैं। समुद्री जलधारा, ये हम लोगों ने फिगर देख लिया था। समुद्री, अब जलधारा देखेंगे। प्रवाह, तो प्रवाह समुद्री जल का धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रवाह कहलाता है। धारा, इसकी गति प्रवाह से तेज होती है। स्ट्रीम या विशाल धारा, इसकी गति सबसे तेज होती है या 2 या अधिक धाराओं के मिलने से बनता है। धाराओं के प्रकार, गर्म जलधारा, ये स्वभाव में गर्म होती है। इसकी उत्पत्ति विषुवत रेखाओं के समीप होती है। इन्हीं के कारण ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। ठंडी जलधारा, ये ध्रुवों से निकलता है। अधिकांश ठंडी महाद्वीपों के पश्चिम में पाया जाता है, जो बादल निर्माण नहीं होने देते हैं। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। जहां गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां प्लैंकटन नामक शैवाल पाया जाता है, जो मछलियों का पसंदीदा आहार होता है और यह क्षेत्र जो है मछली उत्पादन के लिए अच्छा होता है। जैसे डांगर बैंक जो उत्तरी सागर में है, ग्रांड बैंक उत्तरी अटलांटिक में है। जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं? तो घूर्णन गति, तापमान के अंदर नीतल की आकृति, प्रचलित पौने, ये सभी होते हैं।
दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा, तो दक्षिण विषुवतीय पहला है दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा जो गर्म होती है और ये 15 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होती है और व्यापारिक पवन का प्रभाव में आकर पश्चिम की ओर चल देती है, जहां यह ब्राजील से टकराती है। ब्राजील की धारा भी गर्म होती है और यह विषुवत रेखीय जलधारा का ही अगला रूप है जो दक्षिण दिशा में बहता है। फॉकलैंड की धारा यह दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलती है और यह फॉकलैंड द्वीप के समीप आकर ब्राजील की धारा से टकरा जाती है। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ठंडी होती है, यह फॉकलैंड तथा ब्राजील की धारा से मिलकर बनती है तथा पछुआ पवन के प्रभाव में आकर आगे बढ़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग से ये टकरा जाती है। बेंगुला की धारा ठंडी होती है और यह दक्षिण अंटार्कटिक प्रवाह का ही एक भाग है जो आगे जाकर दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा से मिल जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा यह विषुवत रेखा से 15 डिग्री ऊपर उत्पन्न होता है तथा व्यापारिक पवन के प्रभाव में आकर उत्तरी अमेरिका की ओर चल देता है। पश्चिमी द्वीप समूह में टकराकर यह दो भागों में बढ़ जाता है। फ्लोरिडा गर्म होता है, एंटीलीज गर्म होता है, दो भाग में बढ़ जाता है। गल्फ स्ट्रीम गर्म होता है, यह फ्लोरिडा तथा एंटीलीज कंबल कहते हैं क्योंकि यह फ्लोरिडा तथा एंटीलीज के मिलने से बनता है और इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है क्योंकि यह लेब्राडोर के ठंडेपन को कम कर देता है। जहां लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम टकराती है वहां न्यू फाउंडलैंड द्वीप है जहां ग्रैंड नामक मत्स्य क्षेत्र है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है ये गर्म है, यह लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम के टकराने से बनता है और यह आगे चलकर कर्क से टकराकर 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली शाखा सीधे चली जाती है जो नॉर्वे की गर्म धारा बनती है कहते हैं इसको, इसी कारण इसे उत्तरी भाग में अधिक ठंड नहीं पड़ता। दूसरी शाखा इसके उत्तर की दिशा में चली जाती है जिसे इर्मिंगर की धारा कहते हैं और यह आगे बढ़ जाती है तो ग्रीनलैंड के ठंडे जल का रूप ले लेती है। और तीसरी शाखा दक्षिण की ओर जाती है जिसे रेनल की गर्म जलधारा कहते हैं और जब यह आगे जाती है तो किनारी की ठंडी धाराओं का रूप ले लेती है और यह बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। यह आगे जाकर उत्तरी विषुवत रेखी में मिल जाती है। नोट में देख लीजिए, बेफिन की खाड़ी से जाने वाली ठंडी लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण 14 अप्रैल 1912 को टाइटेनिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब आगे हिंद महासागर की जलधारा, तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ये 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है तथा व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देती है। इसे सुमेरु की धारा कहते हैं। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा ये गर्म होती है, ये 15 डिग्री दक्षिण अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम की ओर चल देती है और मेडागास्कर द्वीप से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है। इसमें मोजाम्बिक की धारा है और मेडागास्कर की धारा 2 भागों में बढ़ती है। अगुलहास की धारा ये गर्म होती है, मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर की धारा मिलने से बनती है। अब दक्षिण हिंद प्रवाह ये ठंडी जलधारा है। जब दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का कुछ जल अगुलहास की धारा में आकर मिलता है तथा पछुआ पवनों के प्रकरण में आने से दक्षिणी हिंद प्रभाव का निर्माण होता है जो ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी होती है और यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में चलती है तथा आगे जाकर दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा का रूप ले लेती है। प्रशांत महासागर की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा ये गर्म होती है और ये 15 डिग्री दक्षिण से उत्पन्न होकर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आती है और ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो होती है गर्म होती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में चलती है। अंटार्कटिक की धारा ठंडी होती है और यह दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलकर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के धारा से टकरा जाती है। दक्षिण प्रशांत प्रवाह यह जो है यहाँ अंटार्कटिका तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के टकराने से ये बनता है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा यह दक्षिण प्रशांत प्रवाह का अगला भाग है और यह आगे जाकर दक्षिणी विषुवत जलधारा में मिल जाता है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा तो यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप उत्पन्न होता है और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देता है और जापान से टकराकर ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक सुसीमा की धारा, दूसरा क्यूरोसियो की धारा। क्यूराइल की धारा यह क्यूरोसियो तथा सुसीमा के मिलने से बनती है क्यूराइल की जलधारा। ओयोसियो की धारा ये ठंडी होती है और ये अकोष्टक की खाड़ी से निकलती है तथा क्यूराइल की धारा में मिल जाती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह ये गर्म होता है, यह अकोष्टक तथा क्यूराइल की धारा के मिलने से बनती है और आगे जाकर ये 2 भागों में बढ़ जाती है, अलास्का की धारा और कैलिफोर्निया की धारा। अलास्का की जो है गर्म होती है और ये कैलिफोर्निया ठंडा होता है। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा का वह भाग जो महाद्वीपों के पूर्व से टकराकर लौट आता है उसे विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं और इसे सबसे पहले गिनी के लोगों ने देखा था, अतः इसे गिनी की धारा भी कहते हैं और यह हर एक महासागर से उत्पन्न होती है। एल नीनो यह स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बच्चा। यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है तथा स्वभाव में गर्म होती है। इसके आने से हिंद महासागर का तापमान बढ़ जाता है और भारत में वर्षा कम हो जाती है क्योंकि मानसून ऊपर नहीं जा सकता। ला नीनो यह स्पेनिश भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बच्ची। यह स्वभाव में ठंडी होती है और यह प्रशांत महासागर से उत्पन्न होकर हिंद महासागरों में पहुंचकर उसका तापमान गिरा देती है जिससे कि वर्षा औसत से अधिक हो जाता है। यह दोनों ही मानों के लिए हानिकारक होता है। एक एल नीनो से अगले एल नीनो के बीच 4 साल का अंतराल होता है। जिस वर्ष एल नीनो आता है ठीक उसके अगले वर्ष ला नीनो आता है। जलधारा के लाभ, परिवहन, मत्स्य उद्योग, जिस क्षेत्र में गर्म जलधाराएं जाती हैं वे ठंडे क्षेत्र को भी गर्म कर देती हैं। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहीं घना कोहरा छा जाता है जो नौ संचालन में समस्या उत्पन्न करता है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, वहाँ प्लैंकटन नामक शैवाल उत्पन्न होता है और ये मछलियों के लिए पसंदीदा भोजन है। जल संधि, 2 बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाली जल का पतला रास्ता जल संधि कहलाता है। जल डब्लू मध्य, 2 छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पहला रास्ता जल डब्लू मध्य कहलाता है। चैनल, 2 जलीय क्षेत्र को मिलाने वाले जल के चौड़े रास्ते को चैनल कहते हैं। स्थल संधि, 2 बड़े स्थल को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता स्थल संधि कहलाता है, जैसे पनामा है सिनाई द्वीप मिस्र का और क्रा थाईलैंड का। लवणता क्या होता है? समुद्र के प्रति 1000 किलोग्राम जल में उपस्थित अशुद्धि की मात्रा को लवणता कहते हैं और समुद्री लवणता के मुख्य कारण नदियां हैं क्योंकि नदियां भूमि की सभी लवणताओं को अपने साथ लाकर समुद्र में गिरा देती हैं। बंद सागर की लवणता सबसे अधिक है। विषुवत रेखा पर लवणता अधिक होती है। वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ती है। झील या घिरा हुआ क्षेत्र की लवणता भी ज्यादा होती है। बर्फीले क्षेत्र में जाने से लवणता घटती है। लवणता की सर्वप्रथम जानकारी डिटमर नामक विद्वान ने दिया था। उन्होंने महासागरों में 47 प्रकार की लवणता की खोज किया था। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में NaCl पाया जाता है किंतु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आयोडीन होता है। अधिक लवणता वाले प्रमुख झील सागर, वान झील तुर्की में है 330%, मृत सागर इजराइल जॉर्डन में है 240%, ग्रेट साल्ट लेक USA में है 220%, अरब सागर 36% है और बंगाल की खाड़ी 30%, अटलांटिक 36%, प्रशांत महासागर जो है ये 31% है और हिंद महासागर आपका 35% है। महासागरों की औसत लवणता 35 होती है। सबसे कम लवणता श्वेत सागर की बैथमिया की खाड़ी की है, इसकी लवणता मात्र 2% है।
तो इस तरह देखिए आपका ये ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, ये चक्रवात रह गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको चक्रवात भी चाहिए तो उसको भी आगे की वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फिर यही वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।